अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ है रिजवान अली अहमद। अस्सलाम वालेकुम। हमारी जानिब से सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से एक नए दिन का आगाज़ इस उम्मीद, इस यकीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बता चलें कि दर्जा हरारत रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में आज जो प्रेडिक्शन है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की गई है। और ये पूरा हफ्ता हमने देखा है कि मौसम ऐसा ही रहा। सुनने में आता रहा कि शाम के वक्त में या रात के वक्त में कहीं कुछ हल्की फुल्की बारिश शायद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बिल्कुल जनाब, मौसम हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद का गर्म और खुश्क है, इसके साथ साथ दीगर इलाकों का मौसम भी गर्म और खुश्क है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में तूफ़ान और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। लेकिन मौसम के साथ साथ जो है बहुत सी चीज़ें तब्दील भी हो रही हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि मौसम का जो असर होता है वो हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारी हेल्थ पे और भी बहुत जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं उन पर होता है। हम उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन रिजवान, एक बहुत ज़बरदस्त बात और एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव, हम हमेशा प्रोग्राम में बात करते हैं, कहीं भी हम बैठे होते हैं तो हम यही बात करते हैं कि पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। हम जो है वो पेपर वर्क पे हैं, हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बड़ी मैनुअल है। अब डिजिटलाइजेशन के हवाले से और तमाम काम जो है वो ईमेल के थ्रू करने के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। उन्होंने वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तमाम वफाकी सरकारी इदारों मुतल्लिका काम को हुकूमत की तमाम तर कार्रवाई को इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस पर मुंतकिल करने का हदफ दिया है। और हम देखते हैं कि एक तो इससे पेपरलेस इन्वायरमेंट को इस्तेहकाम मिलेगा, फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल इस हवाले से इजलास की सदारत करते हुए हिदायत की कि ई ऑफ़िस के निज़ाम की तैयारी और इसके नफाज के लिए, ख़ास तौर पर इसके नफाज के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन की मदद भी ली जाए। वज़ीर आज़म कहते हैं कि दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक ऑफ़िस पर काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस मंसूबे की राह में कुछ लोग हैं जो रुकावटें पैदा करते हैं। ऐसे लोगों की निशानदही की जाए जिन्होंने दानिस्ता तौर पर इस निज़ाम को सुस्त रवि का शिकार किया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि ई ऑफ़िस से मुतल्लिक स्टाफ की मेरिट पर छानबीन भी हो सकेगी। इसके हवाले से जो ट्रैक का सिस्टम होता है, ट्रेस करने का सिस्टम होता है, वो भी बेहतर होगा। और अगर हम दफ्तरी उमूर हैं उनको सरंजाम देने में रफ्तार बहुत ज़्यादा मैटर करती है और वो बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बहुत ख़ास चीज़ भी पॉइंट आउट की है कि इससे शफाफियत का निज़ाम मुस्तहकम होगा और जो हमारा सरकारी ख़जाना है उस पर अरबों रुपए की बचत भी होगी। जो हमारा पेपर इंडस्ट्री है ये भी इट्स क्वाइट कॉस्टली एज वेल। तो ये जब हमारा सारा ऑनलाइन चला जाएगा तो इस पर हम देखते हैं कि करप्शन नहीं हो सकेगी, ट्रांसपेरेंसी होगी और इसके साथ साथ बचत भी होगी। इट्स क्वाइट इकोनॉमिकल एज वेल। पेपर इंपोर्ट किया जाता है तो इसकी बचत भी होगी। बहरहाल जी, अब आपको खबर देते चले हम ओवल से, जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान चौथा टी20 मैच खेला गया। बारिश से मुतासर मैच था, लेकिन इतना ज़्यादा मुतासर नहीं किया बारिश ने। इंग्लैंड ने कल टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान चेज़ करने में अच्छा है। गुज़िश्ता 3 से 4 बरस में हमने देखा पाकिस्तान ने चेज़ करते हुए बहुत बड़ी कामयाबियां समेटी हैं और पाकिस्तान ने 150 से ज़्यादा रन, ख़ासतौर पर 200 से ज़्यादा रन चेज़ करते हुए कोई मैच नहीं हारा। अब कल इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग की और पाकिस्तान की पूरी टीम 157 रन बनाकर आउट हो गई। अच्छा रिजवान, इस हवाले से जब भी हमने बात की है, क्रिकेट के हवाले से बात की है, तो एक चीज़ हमारे एक्सपर्ट ने हमेशा पॉइंट आउट की है कि ये तो देखा जाता है कि पाकिस्तान सीरीज नहीं जीत सका, लेकिन ये नहीं देखता कि मैच कितने खेले गए हैं। 2 मैचेस जो हैं वो हमारे बारिश ले गई और उसके बाद 2 मैचेस तो खेले गए हैं। सो बेसिकली जो है हम वो तो देख लेते हैं कि पाकिस्तान शायद पूरी सीरीज में अच्छे से नहीं परफॉर्म कर सका, लेकिन ऐसा नहीं है। और हम जो है देख रहे हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर है। अब आगे भी पाकिस्तान के लिए एक तरह से ये वार्म अप मैचेस भी कंसीडर किए जा रहे थे। आगे आज ट्रैवल करें हमारी प्लेयर्स और हमारी टीम ट्रैवल करी है आज अमेरिका के लिए, जहां पर कल से आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ होने जा रहा है। टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ होने जा रहा है। पाकिस्तान अपना पहला मैच अमेरिका के खिलाफ खेलेगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने 9 जून को भारत के खिलाफ भी मैच खेलना है। इस मैच के बाद बाबर आजम ने मीडिया से गुफ्तगू की और इस मैच में, सीरीज़ में जिस तरह से प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, खासतौर पर जो तवक्कुआत थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, उस पर पूरा ना उतरने के हवाले से बाबर आजम ने कहा कि लड़कों को ट्राई करना था मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ पोजीशंस पर। हमने कॉम्बिनेशन फाइनल किया और इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड क्लास टीम है। ऐसा नहीं है कि होम ग्राउंड पर इंग्लैंड को हराना या आसान समझने की गलती हमने नहीं
नहीं की, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड ने अच्छा परफॉर्म किया। कुछ गलतियां हुई हैं, पाकिस्तान ने उन गलतियों से सीखा है और ख़ास तौर पर कुछ प्लेयर्स के हवाले से उनसे सवाल किया गया, जिसका भी उन्होंने जवाब दिया कि हमें प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना है, उनको बैक करना है। मुश्किल वक्त में ही प्लेयर्स को बैक किया जाता है, क्योंकि अच्छी फॉर्म हो प्लेयर की तो उस वक्त तो पूरी दुनिया तारीफ कर रही होती है, और अगर प्लेयर की अच्छी फॉर्म ना हो तो उस वक्त उसको ज़रूरत होती है कि उसको कप्तान कॉन्फिडेंस दे, उसे टीम मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस दे और उसको प्लेइंग 11 पूरा स्क्वाड कॉन्फिडेंस और दे। खास तौर पे उसको अवाम कॉन्फिडेंस दे, जो अवाम ट्रेंड्स चला देती है और बड़े अगेंस्ट हो जाती है अपनी क्रिकेटर्स के अगेंस्ट, तो उससे जो है उनका मोराल डाउन हो जाता है। और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान दीगर जो है वो सेक्टर में भी, दीगर जो है वो फील्ड्स में भी, दीगर खेलों में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। जहाँ अच्छी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इदारे बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग हों, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड लोग हों, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, हीट वेव है, अब इससे एक चीज़ तो अफेक्ट होती नहीं है, इससे इंसान तो अफेक्ट हो रहा है, इससे हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारी जो खुराक है वो तो अफेक्ट हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जानवर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। चरिंद परिंद वो भी गर्मी से निढाला है, हम तो एसी में बैठ जाएंगे, वो क्या करेंगे। और ख़ास तौर पर बड़े सख्ती से अहकामात हैं इन बेज़बान जानवरों के हुकूक के हवाले से, ख़ास तौर पर गर्मी, सर्दी और मौसम की जो सख्ती होती है, यहाँ तक कि काम की सख्ती के हवाले से भी कि इन्हें इनसे काम किस तरह से लेना है, कितना काम लेना है, इन पर रहम करने के हवाले से ख़ास तौर पर सिला भी रखा गया है। तो अब देखते हैं कि आज इस मौसम में, जहाँ मानूर कह रही हैं कि पूरी दुनिया में इंसान मुतासिर हो रहा है, पूरी दुनिया में हीट वेव इस तरह से है कि हमने देखा गुज़िश्ता बरस दुनिया का गर्म तरीन साल था, और 2024 को ये भी कहा गया है कि ये अब गुज़िश्ता बरस का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा और आने वाले हर साल दर्जा हरारत यूं ही बढ़ता रहेगा। तो ऐसे में ये तमाम जानदार भी मुस्तहिक हैं कि हम इनका ख्याल रखें, और इसके लिए ख़ास तौर पर वो जानवर जो हमने पाल रखे होते हैं, जो हमें दूध फ्राहम करते हैं, जो हमें गोश्त फ्राहम करते हैं, मुर्गियाँ हैं, चरिंद परिंद हैं, उनका हम ख्याल रख सकें। हम सही जनाब, और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर बारी। उनसे जानते हैं कि जो मवेशी जिन अफराद ने रखे हैं वो कौन कौन से इकदाम करें ताकि अपनी मवेशियों को बचा सकें। आगे हम देख रहे हैं कि ईद भी है, तो ऐसे में हमारे लिए ये बड़ा एक क्रिटिकल टाइम है। डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर बारी साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो हीट वेव है, ये जो गर्मी की शिद्दत है, इसमें जानवरों का ख्याल कैसे रखना है। शुक्रिया मैडम। यहाँ मौसम बहुत सख्त है, और सख्त मौसम में जानवरों के लिए और भी सख्ती है कि इंसान अपने लिए तो बहुत कुछ कर लेता है, जानवरों के लिए उतना उस लेवल पे नहीं होता। तो इस सख्त मौसम में जानवरों में जो हीट वेव आई हुई है आजकल, उसमें हमें कुछ चीज़ों का अंदाज़ा करना है। अगर टम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो उस ज़्यादा टम्परेचर में हमें अपने जानवरों के टम्परेचर को कम करने के लिए इक़दामात करने हैं। जब टम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो जाता है, और जानवरों का जो मैकेनिज़्म है जिससे जानवरों का अपना जिस्म का जो टम्परेचर है कंट्रोल में आता है, वो काम करना छोड़ देता है, जिससे जानवर का टम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर हम जानवर को चारा डाल रहे हैं तो चारे वाली जो खुरली है या उसकी जो जगह है जहाँ पे उसको चारा डाला जा रहा है, तो वो शेड के नीचे हो। शेड के ऊपर वाली जहाँ शेड नहीं है वहाँ पे उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो शेड के नीचे खुरली होगी, जानवर आसानी से खाएगा भी और उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा जब जानवर को अगर चारा बाहर से चराने की ज़रूरत होती है, जानवरों को बाहर ले जाने की ज़रूरत होती है, तो हमें चाहिए कि जानवरों को सुबह का टाइम का इंतखाब करें कि दोपहर को जानवरों को बाहर चरागाह में ना लेके जाएं। दोपहर की बजाय सुबह का इंतखाब करें जहाँ जब टेम्परेचर ज़रा कम होता है। इसके साथ हमें चाहिए कि जानवरों को पानी की फराहमी नहाने के लिए भी और जानवरों को पीने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। जो लोग कम पानी पिलाते हैं, जानवरों को बांध कर रखते हैं, उनको चाहिए कि इन दिनों में ख़ासकर हीट वेव जब तक चल रही है तो टेम्परेचर के मुताबिक पानी ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा उनको एंजॉय करना चाहिए, देना चाहिए। और अगर ज़्यादा बेहतर है कि जानवर जहाँ खुले हैं शेड के अंदर, वहाँ पानी की फरावानी ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए
کہ جانوروں کو ڈائٹ جو ہے وہ بیلنس دینی چاہیے. جانوروں کو اگر ہم کہیں شفٹ کر رہے ہیں تو ان کے جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے اوپر ترپال وغیرہ کا انتظام ہونا چاہیے. آج کل کیونکہ عید کا بھی سیزن آ رہا ہے اور جانوروں کی شفٹنگ بھی شروع ہو چکی ہے منڈیوں میں اور دوسرے شہروں سے دیہات سے شہروں کی جانب. تو اس دوران بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی جانور ٹرانسپورٹ کیے جائیں تو ان کے اوپر گاڑی کے اوپر ترپال ہونا چاہیے تاکہ جانور سائے کے اندر رہیں. جب جانوروں کو شفٹ کریں تو جب آپ ان کو اتارتے ہیں تو ان کو آتے ہی پانی نہ پلائیں کیونکہ اس وقت ٹمپریچر ان کا زیادہ ہوتا ہے. تھوڑی دیر ان کو چھاؤں میں کھڑا کریں پھر ان کو پانی پلائیں. اور جانوروں کو نہانے کا بھی پانی ان کو میسر کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پرابلم آ جائے یا کسی جانور میں پسینہ آنے کا عمل بند ہو جاتا ہے ٹمپریچر کی وجہ سے تو وہ جانور اپنا جو نارمل ٹمپریچر ہے اس کو نہیں کر پا رہا ہوتا, ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کسی ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں یا نزدیکی ہسپتال کے پاس رجوع کریں. تو اس سے بھی یہ بھی ضروری ہے کہ جانوروں کو چیک کروایا جائے. اور جانوروں میں خاص کر پانی جو ہے وافر سپلائی کرنا چاہیے ان موسم میں. اور جانوروں کو خاص کر ان جانوروں کو جن کو ہم باندھ کر رکھتے ہیں تو ان کو ہم خاص ان کے لیے پانی کا اہتمام کریں. ڈاکٹر زبیر باری صاحب, آپ نے تو بتایا کہ ایک پسینہ نہ آنا ایک نشانی ہے اگر جانور متاثر ہو جاتا ہے ہیٹ ویو سے, اور کیا علامات ہو سکتی ہیں, کس طرح سے جانور جو ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ بتائے گا تو نہیں بول کر, تو کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ جی اگر ایک تو جانور کا ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ سانس تیز تیز لینا شروع کر دیتا ہے. نمبر 2 پہ وہی جانور اس کی جو جسم کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے جانور جو ہے ایزی فیل نہیں کر رہا ہوتا, انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے. جانور جو ہے جب ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی نبض تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جانور جو ہوتا ہے جس کو ہیٹ متاثر کر رہی ہوتی ہے, ٹمپریچر متاثر کر رہا ہوتا ہے, تو وہ جانور بار بار پانی پینے کی کوشش کرتا ہے لیکن ٹمپریچر پھر بھی اس کا نارمل نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس کو چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پانی میسر کیا جائے, نہانے کے لیے بھی اور اس کو پینے کے لیے بھی پانی میسر کیا جائے. اور اس کے ساتھ جو علامات ان جانوروں میں ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جانور جو ہے دودھ میں کمی کر دیتا ہے. جانور اگر نارملی دودھ زیادہ دے رہا ہے تو اس میں دودھ میں کمی آ جاتی ہے, اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے. اور ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے جانور جو ہے کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں. کھانا پینا چھوڑ دینا, ان کا سانس کا تیز ہو جانا, ان کے انکمفرٹیبل فیل کرنا, جانوروں میں جو یہ علامات پائی جائیں اور دودھ کی کمی ہو جائے تو ان کو فوری چیک کرنا چاہیے کہ وہاں پہ ہی ٹمپریچر کی پرابلم آ رہی ہے جس کو ہم مانیٹرنگ نہیں کر رہے. بالکل. زبیر صاحب, اب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, جن کے پاس زیادہ جانور ہوتے ہیں ان کو تو آئیڈیا ہوتا ہے, وہ بھی پراپرلی کنسلٹ کرتے ہیں کسی ایکسپرٹ سے, لیکن ایسے لوگ جنہوں نے گھروں میں 2 یا 3 جانور رکھے ہوتے ہیں اور ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا, جب گرمی ہوتی ہے آپ نے 2-3 دفعہ ذکر کیا کہ پانی ان کو جانوروں کو زیادہ دینا ہے, ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے. اب ایسے میں غلطی ہم یہ بھی کر دیتے ہیں, اب غلطی ہے یا نہیں, بینگ این ایکسپرٹ یہ آپ بتائیں گے, کہ ہم اس پانی میں بہت زیادہ برف ڈال دیتے ہیں یا اکثر اوقات ہم وہ چیزیں جو خود کھاتے ہیں وہ بھی جانوروں کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ابھی بہت سے لوگوں نے گھروں میں بکرے یا اور جانور رکھ لی ہوں گے تاکہ قربانی تک وہ گھر میں اس کا خیال رکھیں. اب ایسے میں ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جو ان کی خوراک ہے ان کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ آئس کریم ہو, چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں, وہ کرسپ وغیرہ ہوں, وہ بھی ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ بھی ان کی صحت کے لیے خطرناک یا ان کے سٹمک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ جی میڈم, بالکل آپ کا جو سوال ہے, خاص کر آج کل عید کا موسم ہے, اس میں یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں جانوروں کو وہ چیزیں نہیں کھلانی جو ہم خود کھا رہے ہیں. ہمارے بچے جب گھروں میں جانور عید قربان کے لیے لاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے جو وہ خود کھا رہے ہیں اپنے جانوروں کو بھی وہ زبردستی کھلا رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح جانور بیمار پڑ جاتے ہیں, ان کا معدہ کام نہیں کرتا. تو جانوروں کو نارملی
सब्ज़ चारे पे ही रखना चाहिए। पानी उनके पास पड़ा होना चाहिए कि जब उनको ज़रूरत हो वो खुद पी लें। अगर बांध के भी रखा हुआ है तो उसके पास पानी का भी टब या छोटा बर्तन कोई रखा हो जिससे वो जानवर खुद पानी पिए। और जानवरों का जो चारा है वो ताज़ा ला के देना चाहिए। बाद औक़ात हम घरों में जानवर ले आते हैं, हमें तजर्बा नहीं होता, तो वो जानवर चारा ले आए एक ही दिन, वो 2-3 दिन चलता रहता है, ऐसा नहीं है। जानवर फिर चारा भी छोड़ देते हैं। जानवरों को ताज़ा चारा ला के दिया जाए और ग्रीन फॉडर जो है वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। और पानी की फरावानी, जो पानी उसके पास, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता उसने 2 दफ़ा पानी पीना है, 4 दफ़ा पीना है, तो अगर पानी उसके पास कोई टब वगैरह में रखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ साथ ये फिर मैं वही बात करना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों को मना करना चाहिए इस बात से कि जो चीज़ें हम, जैसे आपने आइसक्रीम का जिक्र किया, बर्फ़ का जिक्र किया, तो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत जानवरों को नहीं होती। अगर आपने कुछ करना है कि उसके लिए पंखे का इंतज़ाम हो, पंखे के नीचे जानवर हो, पानी पास पड़ा हो और ताज़ा चारा उसको मैसर हो, तो ये फिर प्रॉब्लम से निकल जाता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर ज़ुबैर, हम देखते हैं कि इस मौसम में, जैसे आपने भी जिक्र किया कि दूध देने वाले जानवर दूध कम कर देते हैं। अक्सर जो लाइफ स्टॉक में डील कर रहे होते हैं, जिन्होंने जानवर रखे होते हैं, बड़ी तादाद में रखे होते हैं, वो मुख्तलिफ इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं ऐसे में जानवर से ज़्यादा दूध देने के लिए या फिर जितनी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। कितना ख़तरनाक हो सकता है ये जानवर की सेहत के लिए? ये जो दूध बढ़ाने वाले इस तरह के टीका जात हैं या कोई इंजेक्टेबल हैं या हार्मोन्स हैं, उन पे पाबंदी है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से तो बिल्कुल सख्त पाबंदी है कि ऐसे हार्मोन हम इस्तेमाल नहीं करते, ना ही करने ही देते हैं फार्मर को। जानवरों को प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए और प्रॉपर फीडिंग दी जाए और उनको जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं हम वो बैलेंस दी जाए खुराक उनको, तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं इस प्रोग्राम की वसात से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसे लोग जो हैं जो इस तरह का इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, कोई हार्मोन वगैरह, तो उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो इंसानी सेहत के लिए भी और जानवरों दोनों के लिए नुकसानदेह है। हाँ, इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि जैसे जो बड़े फार्म हैं लाइफ स्टॉक के, उन पे ये सारी चीज़ों का अहतमाम होता है कि वहाँ लोग कूलर भी लगाते हैं, लोगों ने पंखों का भी अच्छा इंतज़ाम किया होता है, पानी का वाफर इंतज़ाम होता है, उनकी डाइट बड़ी बैलेंस होती है, टाइमली वो राशन डालते हैं। जो लोगों ने घरों में इक्का दुक्का जानवर रखे हैं जो कि तादाद में ज़्यादा हैं, फार्मर्स ने, दही इलाकों में लोगों ने, तो वो इस चीज़ का अहतमाम कम करते हैं। उनसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर हो सके तो 2-4 जानवर इकट्ठे रखे हों तो उनके लिए पंखे का इंतज़ाम हो जाए इस मौसम में, उनके लिए पानी का इंतज़ाम वाफर हो और उन जानवरों को चारा जो है वो ताज़ा ला के दिया जाए और वाफर दिया जाए। इससे उनकी सेहत भी बेहतर रहेगी और जो प्रोडक्शन में कमी आई है उसमें भी खातर खा इजाफा हो जाएगा या वो नॉर्मली हो जाएंगे। तो उनको नॉर्मल करने के लिए उनको दिन में 2-3 दफ़ा अगर नहला भी दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर बारी, आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर ज़ुबैर बारी हमारे साथ प्रोग्राम थे और ख़ास तौर पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, इट्स हाई टाइम टू डिस्कस अबाउट सच थिंग्स, क्योंकि ईद आने वाली है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लोग कारोबार के तौर पे मवेशी रखते हैं, बल्कि आम भी लोगों ने अभी से बकरे लेना शुरू कर दिए हैं या बैल लेना शुरू कर दिए हैं ताकि ईद तक उनको वो खुद पालें। अब ऐसे में उनके केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी गर्मी है जो कि इंसानों को मुतासर कर रही है, लेकिन इंसानों के पास बहुत से वे आउट होते हैं, जानवर आप पे डिपेंडेंट होता है, तो कैसे उसका ख्याल रखना, इस हवाले से हम बात करें। और इसके साथ साथ लाइफ स्टॉक जो है, ख़ासतौर पर जब मवेशी पाले जाते हैं तो ये रिस्क में इजाफे का बायस भी बनते हैं। हम देखते हैं हमारी जो किसान बरादरी है उनके साथ साथ उनको लाइफ स्टॉक में भी उसी तरह से डील करे तो उतनी ही मेहनत कर होते हैं। बहरहाल जी, मेहनत का सिला मिलता है और मेहनत से जो काम किया जाता है उसके नतायज सामने आते हैं। कल पूरी कौम ने देखा कि पाकिस्तान ने अपना स्पेस स्टेशन, अपने खलाई मिशन जो है वो भेजा और क्या ज़बरदस्त वो मनाजिर थे जब पाकिस्तान का MM1 सैटेलाइट जो कि पाकिस्तान के झंडे के साथ, स्पार्को के नाम के साथ कल रवाना हुआ और ये मदार में पहुंचेगा, घूमेगा और फिर पाकिस्तान भर में
ज़बरदस्त किस्म का इंटरनेट फराहम करेगा। बिल्कुल जनाब, और ये पाकिस्तान का दूसरा खलाई मिशन है और वी आर सो ऑनर्ड कि पाकिस्तान में जो है ये काम हो रहा है, हम खुद इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में ऐसे इंजीनियर्स भी मौजूद हुए जिन्होंने इस पर खुद काम किया है। हम चाइना की कोलैबोरेशन से तो कर रहे हैं लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हुई और ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे जी, लिए। अनीस अवान ने कल इस हवाले से लाइव मनाजिर भी दिखाए और एक पैकेज भी तैयार किया। हमारे पास एक रिपोर्ट है इस हवाले से, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के दूसरे कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसेट MM1 को खला में रवाना कर दिया गया है। पाकिस्तान कमीशन बराए खलाई व बलाई फ़ज़ाई तहकीक स्पार्को की जानिब से दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट खला में भेजा गया है। यह सैटेलाइट चीन के ज़ीचेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से ज़मीन के मदार में रवाना किया गया। ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो जदीद मवासलाती टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जो मुल्क की मवासलाती ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इसके अंदर हमारे सी और KU बैंड के फ्रीक्वेंसी बैंड के जो पेलोड्स हैं वही हाई डेफिनेशन TV डायरेक्ट टू होम सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली जो KA बैंड का हमारा पेलोड है जो कि हम हाई फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ डाटा रेट और इंटरनेट की कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें। तो टारगेट ये है कि जो हम ऑल ओवर पाकिस्तान में हाई स्पीड इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करें, ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे एट द मोमेंट हमारे पास ना तो कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी है या वेरी लिमिटेड लेवल की है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने चीन में सैटेलाइट लॉन्च साइट पर इस खलाई मिशन का मुशाहिदा किया और सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर चेयरमैन स्पार्को और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान का सैटेलाइट जो हमारे अपने साइंसदानों ने, इंजीनियर्स ने बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया है और जिसमें हमें अपने दोस्त मुल्क चीन का इश्तराक हासिल रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि जब हम अपने ही रॉकेट में अपने सैटेलाइट फ़ज़ा में बुलंद करेंगे। पाकसेट MM1 खला में भेजने की तकरीब स्पार्को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से बराह रास्त दिखाई गई। तकरीब में साइंसदानों, टेक्नीशियंस और माहिरीन समेत तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान मल्टी मिशन सैटेलाइट MM1 की लॉन्चिंग खलाई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इसमें खुद इन्हिसारी के हवाले से अहम कदम है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी जनाब, MM1 के हवाले से अनीस अवान का आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। वी आर सो ऑनर्ड एंड वी आर सो हैप्पी कि ये दूसरा खलाई मिशन है जो कि पाकिस्तान की जानिब से गया है और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि रिजवान, जिस तरह हमने कल भी बात की कि मई का महीना बहुत ज़्यादा हैपनिंग रहा है। पहले iCube और उसके बाद MM1, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ये जो साल है ये हमारे लिए कामयाबियाँ और बहुत ज़्यादा जो है इसी तरह की खुशखबरियाँ और ऐसे ही अनयूजुअल है जैसे खला में हमारे 2 मिशन गए हैं तो टेम्परेचर भी ऊपर जा रहा है। बहरहाल जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ आज के दिन के हवाले से बात भी करेंगे। सड़कों और गुजरगाहों के अतराफ और राहदारियों पर तामीरात व तजावज़ात न सिर्फ गुजरने वालों के लिए दुश्वारी का बायस बल्कि ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात का सबब। नाजायज तामीरात व तजावज़ात गैर कानूनी, ऐसे अनासर की हौसला शिकनी कीजिए, अपने हक के लिए आवाज उठाएं, तजावज़ात के खिलाफ मुतलका फोरम पर शिकायत दर्ज करवाएं। फुटपाथ पैदल चलने वालों का हक, अपने हक पर किसी को कब्जा ना करने दें। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। अक्सर औकात रिजवान हम बात करते हैं तोते के हवाले से, और तोते के हवाले से क्यों बात करते हैं? जब हमें किसी को तोता चश्म कहना हो या कहते हैं कि उसके तो तोते उड़ गए, बहुत से मुहावरे ऐसे हैं जो तोतों से रिलेटेड हैं। लेकिन आज 31 मई है और आज तोतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड
पैरट डे है आज, और उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त दिन है जिन्होंने घर में तोते रखे हुए अच्छा, हैं। तोतों की एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि अब ये तोता चश्म तो है, लेकिन अब इसको जिस तरह से इंसानों ने मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया है कि वो फ़ौरन से पहले आंखें फेर लेता है। अब इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि ये तो बड़ा खूबसूरत परिंदा है और ये अपनी जो इसकी वो फितरत है कि उसने उड़ना है, आज़ादी है, तो उसके लिए तो वो हर कुर्बानी देने को तैयार है। अगर किसी से बेवफाई भी करना पड़ती है, हम बेवफाई इसको यही कहते हैं कि तोता चश्म निकला या तोते जैसी आंखें फेर के वो भाग गया। बहरहाल जी, तोतों की हज़ारों इक़साम हैं दुनिया भर में मौजूद और इनकी उम्रें भी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। अपनी जिसामत के हवाले से, अपने जो साइज़ है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो इस क्लास में, इस कैटेगरी में इनकी उम्रें सबसे ज़्यादा होती हैं, 70 से 90 बरस तक उम्र होती है। बिल्कुल जनाब, 70 से 90 बरस तक इनकी उम्रें भी होती हैं, और ख़ास तौर पे आज के दिन को मनाने का मकसद तोतों की हिफाजत करने के हवाले से कि अगर हमारे घर में तोते हैं तो हमने इनका किस तरह ख्याल रखना है, इनको किस तरह की खुराक देनी है। और खुराक के साथ साथ ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये है कि रिजवान, तोतों की ट्रेनिंग भी की जाती है, उनको बोलना भी सिखाया जाता है, वो नकलें भी उतारते हैं, जो बात आप करते हैं वो आगे से वही बोलते हैं, और फिर अक्सर औकात जो है ऐसी बातें उनको सिखाई जाती हैं कि अगर घर में कोई गेस्ट है तो आपने कैसे उसको सलाम करना है, कैसे मिलना है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। तोता बेसिकली एक और हमने- ऐसा परिंदा जिससे हाँ, रौनक होती है। हमने देखा एक पाकिस्तान टेलीविजन की प्रोडक्शन थी तोता और मीना, वो बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त सीरीज थी। उसमें तोता अक्सर एक प्रॉब्लम देखता था, कहीं पर किसी बच्चे को, किसी कम्युनिटी में अगर कोई मसला है तो वो आके मीना को बताता और फिर मीना उसको रिपोर्ट करती थी, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाता था। अब ये इंसान और तोते की दोस्ती के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त एक काविश थी। अब हम देखते हैं कि तोते हमें हेल्प आउट कैसे करते हैं। एक तो इनकी सूंघने की हिस्स बहुत ज़बरदस्त होती है, फिर इनका जायके का जो ये सिलेक्शन होती है बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये सिर्फ वो फल खाते हैं जो बहुत खुश जायका होता है, इसके अलावा जिस फल का जायका अच्छा नहीं है ये उसको नहीं खाएंगे। बिल्कुल, तो ये हमें बता देते हैं। और ये कहा भी जाता है कि जो लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक फूड अवेलेबल होता है, या जो लोग खुद काश्त करते हैं, या गांव देहातों के लोग, वो इस बात से अच्छे से वाकिफ़ हैं कि जिस दरख्त का फल मज़ेदार है ना, उसको तोता खाएगा तो वो फिर उस दरख्त से फल तोड़ते भी हैं। तो और ये तोता भी चीज़ की पकड़ लेते हैं। निशानदेही है, और तोता भी पकड़ लेते हैं। अब जहाँ हम आज के दिन के हवाले से बात कर रहे हैं, आज 31 मई है और आज पूरी दुनिया में नो टबैको डे बनाया जा रहा है। वर्ल्ड नो टबैको डे है आज, और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि तंबाकू नोशी जो हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, ये कितनी ज़्यादा हमारी सेहत पर तो असरअंदाज हो रही होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं, जो कि स्मोकर्स नहीं होते, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हम स्मोकिंग करके आते हैं और उनको भी इस चीज़ का असर होता है, वो कितना इस चीज़ से और मुतासर एक होते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जो लिखने वाले हैं वो ये लिखते हैं कि ख़ास तौर पर जो अखराजात हैं, अरबों रुपए पूरी दुनिया में सिर्फ धुएं की नज़र हो जाते हैं, और वो तंबाकू नोशी की वजह से। उसकी कोई भी किस्म हो, वो हुक्का हो, वो सिगरेट नोशी हो, या तंबाकू का कोई और इस्तेमाल हो, फिर इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि ये रीज़न बनता है तंबाकू का इस्तेमाल। एक रिपोर्ट है वो देखेंगे, और फिर इस हवाले से आज के दिन के हवाले से और इसके हवाले से जो इकदाम किए जा रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए, वो क्या है, उस पर भी बात करेंगे। सिगरेट नोशी को शौक कहें या आदत से मजबूरी, जानलेवा है। एक सिगरेट पीना आपकी जिंदगी के 11 सेकंड्स कम कर सकता है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया में हर साल 3,37,000 पाकिस्तानियों समेत 80 लाख अफराद सिगरेट नोशी के बाइस मौत का शिकार हो जाते हैं। तवज्जो तलब बात यह है कि पाकिस्तान में रोजाना तकरीबन 1200 बच्चे सिगरेट नोशी में मुब्तला हो रहे हैं। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान सालाना 620 अरब रुपए तंबाकू नोशी से पैदा होने वाली बीमारियों के इलाज पर खर्च कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 13 से 15 साल की उम्र के 37 मिलियन नौजवान तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तंबाकू नोशी के आलमी दिन पर हुकूमतों पर जोर दिया गया कि वो ऐसे इक़दामात उठाएं जिनसे नौजवान नस्ल को नशे की लत में मुब्तला होने और सेहत की तबाही से बचाया जाए। पाकिस्तान में इसके तदारुक के लिए पब्लिक मकामात पर सिगरेट नोशी पर आयद पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद, कम उम्र बच्चों को सिगरेट मुहैया करने वाले दुकानदारों, कैफे और होटल मालकान को जुर्माने करने के साथ सिगरेट की स्मगलिंग रोकने जैसे इक़दामात करना नागुज़ीर हैं। इंसान को अपनी जान की कदर कीमत का अंदाजा ही नहीं कि वो किस तरह अपनी जिंदगी धुएं में उड़ा रहा है।
सिगरेट नोशी मंशियात में सबसे सस्ता, आसानी से दस्तयाब होने वाला नशा है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसे काबिल सज़ा नशा नहीं समझा जाता। सेहतमंद और तंदुरुस्त व तवाना नस्लों के लिए ज़रूरी है कि सिगरेट नोशी जैसे जहर कातिल को रोकने के लिए समाजी और हुकूमती सतह पर मुश्तरका कोशिश की जाए। जी जनाब, आज वर्ल्ड नो टबैको डे है और नो टबैको डे के हवाले से हम आपको ये भी बता दें कि हर साल 60 से 70 लाख अफराद तंबाकू नोशी की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं और इसके साथ साथ 6 लाख वो अफराद जो कि स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन उनके इन्वायरमेंट में उनके इर्द गिर्द लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं और वो पैसिव स्मोकर होते हैं, जिसकी वजह से वो जान की बाजी हार जाते हैं। आज वर्ल्ड नो टबैको डे है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में गेस्ट भी मौजूद हैं। सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत अहम दिन है आज का और हम देखते हैं कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो सेहत का भी और हमारी जमा पूंजी का भी, जो हमारे अखराजात हैं उसमें बड़ा हिस्सा शामिल हो जाता है सिगरेट के हवाले से। नौजवान नस्ल को कैसे रोका जा सकता है? बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जो आपने रिपोर्ट अभी देखी है मैंने, बड़ी इंफॉर्मेटिव और कम्प्रिहेंसिव थी और इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग जो अभी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है तकरीबन 620 अरब रुपया जो हम हर साल हेल्थ पे ख़र्च करते हैं टोबैको कंट्रोल और इस किस्म की दीगर बीमारियों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यानी अगर हम प्रिवेंशन पे जोर दें और इन चीज़ों को रोकने के लिए इकदाम करें तो वो जो 620 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं वो हमारा सेव हो सकता है। आज का जो दिन मनाने का बुनियादी मकसद यही है कि लोगों के अंदर आगाही, शऊर पैदा किया जाए, लोगों को इस चीज़ से रोका जाए। और ये भी बताया गया है कि सिगरेट एक ऐसी एडिक्शन है, फर्स्ट स्टेप पे जो ड्रग्स की तरफ लेके जाती है। मैं WHO का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस साल का जो मेन थीम है वो जिस पे मैं कई सालों से जोर दे रहा था कि वेप और ई सिगरेट वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और उन्होंने इस साल इसका हिस्सा बनाया है इस चीज़ को कि ये एक नया थ्रेट है जो आर्टिफिशियल निकोटीन जो इंडस्ट्रीज़ है, टोबैको इंडस्ट्री जो नई चीज़ को मुतारफ़ करवा रही है। और एक बार अगर उसका आप ये कहते हैं जी सिगरेट आपके एनवायरनमेंट को ख़राब करता है, सिगरेट सेहत को ख़राब करता है, उसके अल्टरनेटिव ये चीज़ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे बेहतरी होगी। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक गलत फिनोमेना है। जो आर्टिफिशियल निकोटीन है अगर उस पर भी आदमी एक मरतबा उसका स्टार्ट ले लेता है तो वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है। आप देखें ई सिगरेट और वेप और आर्टिफिशियल निकोटीन उसमें इस्तेमाल होती है, और बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि आज के बच्चे, मैं अभी सिगरेटों की बात बाद में करता हूँ, जो पहले अभी नई चीज़ मुतारफ़ हुई है जिसका WHO ने भी जिक्र किया और हम भी कई सालों से इस बात का इयादा कर रहे थे कि इस चीज़ को रोकने के लिए बेहतर इक़दाम किए जाएँ। तो आर्टिफिशियल निकोटीन वो आपको मुकम्मल आपका इन्हिसार उस पर हो जाता है, यानी उसके बगैर नहीं रह सकते। मैं आपके प्रोग्राम की वजह से वालदैन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो वालदैन जो देखते हैं मेरे बच्चा और बच्ची वेप का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं वो आजकल वेप में आइस का लिक्विड सिरिंज के ज़रिए मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं, तो वालदैन इस चीज़ का भी ख्याल रखें। अब आ जाती है कि एक सिगरेट जो है वो किस तरह हमारे माहौल को ख़राब करता है, हमारी सेहत को ख़राब करता है। फ़र्स्ट हैंड स्मोकिंग में यकीनन लाखों अफराद, मिलियन अफराद हर साल इस दुनिया से चले जाते हैं। स्मोकिंग में सेकंड हैंड जो पैसिव स्मोकिंग, उनकी अमवात भी बहुत ज़्यादा, और WHO ने एक और बात का जिक्र किया है कि थर्ड हैंड स्मोकिंग भी है, यानी तीसरा जो तबका है जो मुतासर, यानी जिस कमरे में आप स्मोक कर रहे हैं उसके जो दरो दीवार हैं उसको धुआं हिट कर रहा है, पर्दों को, आपके जिस्म में, वो भी एक नई किस्म की बीमारियां लेके आ रहा है। तो यकीनन स्मोकिंग से मुख्तलिफ केमिकल है जो एनवायरनमेंट में जा रहे हैं और उससे हमारा माहौल ख़राब हो रहा है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से कानून मौजूद है, हुकूमत
ٹوبیکو کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کر رہی ہے، جس میں سب سے بڑا جو انیشیٹو ہے، دیکھیں کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس ایک وہ جو ٹول ہوتا ہے، جو ویپن ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ٹیکس کو انکریز کرنا. تو گورنمنٹ ہر سال ٹیکس کو انکریز کرتی ہے اس لیے کہ لوگ اس سے باز آ جائیں، لوگ اس میں ریڈکشن لے آئیں، اپنی صحت کا خیال کریں. اور جو 620 ارب سے زائد رقم ہم ہیلتھ پہ خرچ کرتے ہیں انہی بیماریوں کی وجہ سے وہ سیو ہو. لیکن بدقسمتی سے جو نکوٹین ہے وہ ہمیں ایسا پلیئر دیتی ہے، آدمی چھوڑنا چاہتا ہے تو پھر بھی وہ اس کی گرفت میں آ جاتا ہے. تو میری والدین سے خاص کر یہ گزارش ہے کہ جن کے بچے چھپ چھپا کے گھر سے باہر تعلیمی اداروں کے ارد گرد جتنے بھی وہ ریسٹورنٹ کیفے ہیں وہاں جا کے یہ اسموکنگ کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، ان سے باز رکھنے کے لیے والدین کو بھی اپنا کردار ادا کرنا آج کے دن کے حوالے سے، کہ والدین بھی فرسٹ ایز اے میڈیٹر کا رول ادا کریں، ایز اے ہیلپر کا رول ادا کریں، سب سے پہلے گھر سے ابتدا کریں تاکہ یہ چیزوں کو ہم کم کریں. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی ذوالفقار صاحب، آپ نے جیسے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ اگر پیرنٹس دیکھتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے بچے اسموکنگ کر رہے ہیں یا ویپنگ کی طرف جا رہے ہیں تو انہیں روکیں. انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے، مسئلہ ہی یہ ہے کہ پیرنٹس کو پتہ نہیں چلتا. آج کل بہت سے ایسے سپریز ہیں کہ بچے اسموکنگ کے بعد ویپنگ کے بعد وہ کر لیتے ہیں تو اسمیل نہیں آتی ہے. تو کیا ایسی چیزیں ہیں کہ ایک بچے کی، خاص طور پہ گروئنگ ایج کے بچے کی پرسنالٹی میں آتی ہیں کہ اگر وہ اسموکنگ کی طرف جا رہا ہے، اگر وہ ویپنگ کی طرف جا رہا ہے یا کسی بھی ڈرگ کی طرف جا رہا ہے؟ کیونکہ روٹین میں نارملی بہت شروع میں کم کیا جاتا ہے تو اتنا پتہ بھی نہیں چلتا. رضوان اگر ہم دیکھیں جو بھی بات کی نا ذوالفقار صاحب نے کہ ٹیکس کی وجہ سے ٹیکس امپوز کرنا یہ گورنمنٹ کا سب سے اہم ٹول ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ برس اس ٹیکس کی وجہ سے سگریٹس مہنگے ہوئے، اور خاص طور پر ٹوبیکو انڈسٹری نے اس کو رپورٹ کیا کہ پاکستان میں اس دفعہ سیلز کے 20 سے 25% سیلز کم ہوئی ہیں. بالکل. سو ہم اس حوالے سے بات بھی کریں گے، لیکن ذوالفقار صاحب اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ پیرنٹس کو اگر پتہ چل جاتا ہے تو روکے. انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ پیرنٹس کو پتہ نہیں چلتا. کیا کیا پرسنالٹی کی ٹریٹس ہوتی ہیں جو سامنے آتی ہیں کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اسموکنگ کی طرف یا ڈرگس کی طرف یا ویپنگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ انیشیل لیول پہ وہ ڈرگ ابیوز ہوتا نہیں ہے، وہ روٹین کا تھوڑا سا سگریٹ 2-3 دفعہ سگریٹ پی لینا تو وہ اتنا زیادہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا جب تک چین اسموکر نہیں بنتے، تو پیرنٹس نہیں جان پاتے اور بات ان کو تب پتہ چلتی ہے وہ جب کہتے ہیں کہ پانی سر پر سے گزر جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دونوں ہی جو آپ کے سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے، دیکھیں والدین کے لیے بہت سے سائنز ہیں جو والدین کو جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے دیکھیں جو بچے جن کی پاکٹ میں چینگم وغیرہ ہے یا وہ چھالیاں وہ اسمیل والی خوشبو والی آتی ہیں وہ اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں، یا پھر سبز الائچی، یہ 3 چیزیں ہیں جو بچے اپنی جیب میں رکھتے ہیں تاکہ منہ سے اسمیل نہ آئے. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ ماں جو ہوتی ہے نا گھر میں، ماں جب بچے اور بچی کو بغل گیر ہوتی ہے نا تو ماں بچے کی اسمیل سے اپنے اس کی ساری چیزوں کو بھانپ لیتی ہے. تو والدین کو چاہیے کہ پہلے بچوں کو یہ چیک کریں کہ بچے پاکٹ کے اندر، کیونکہ بچے ہمیشہ گھر میں یہ چیزیں لے کے نہیں آتی، اسی لیے گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی کہ جو لوز سگریٹ اس کو سیل آؤٹ نہ کیا جائے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ چھوٹی ڈبیا جو 10 ڈبیا اس پہ بھی پابندی گورنمنٹ نے لگا دی تھی. اب بچے کرتے کیا ہیں کہ ایک ڈبی لی گھر کے باہر رکھا ہے یا گاڑی کے اندر ایسی جگہ پہ چھپا دی یا موٹر بائک کے اندر ایسی جگہ چھپا دی کہ گھر والوں کو نہ پتہ چلے. اس کے ساتھ ساتھ والدین کو یہ چاہیے، آپ نے بڑی اچھی بات کی ڈرگس کی بھی، کہ بچے ڈرگ ابیوز اور ڈرگ یوز کرتے ہیں. سٹارٹ میں آپ فیشن کے طور پہ پارٹی میں جاتے ہیں، مہینے میں ایک بار 2 مہینے میں، وہ ہم اسے ڈرگ ابیوز نہیں یعنی ڈرگ اڈکٹ نہیں کہتے. ڈرگ اڈکٹ وہ ہوتا ہے جو ریگولر ڈپینڈنٹ ہو جائے. اب والدین کے لیے سائن یہ ہے کہ بچے کے بیہیویئر چینجنگ اس پہ نظر رکھیں. یعنی بچہ صبح ٹائم سے اٹھتا تھا، بچہ صبح ٹائم پہ نہیں اٹھتا، بچہ روزانہ کپڑے چینج کرتا تھا، نہاتا تھا، ہفتے میں ایک بار باربر کے پاس جاتا تھا، بچہ رات کو سوتا نہیں ہے، باتیں کرتا ہے، گھر سے رات کو چلا جاتا ہے، بچے کی پڑھائی جو متاثر ہو رہی ہے، اور بچہ اگر کام پہ جاتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بچے، خاص کر والدین بچوں کے کپڑوں کو چیک کریں، بچوں کی یہ جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں یہ دیکھیں، بچوں کے یہ آنکھوں کے نیچے جو ہلکے پڑ جاتے ہیں وہ دیکھیں. یہ وہ والدین کے لیے سائن ہے. والدہ اور والد جو ہے وہ تو ایک سب سے بڑا
जो मैंने एज ए मेडिएटर का रोल अदा करता है, एज ए काउंसलर है, एज ए प्रोफेशनल गाइडर के तौर पर उसको मदद फराहम करता है। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। वालिदैन बच्चों को तवज्जो, अब बच्चे जो तालीमी इदारों के जाते हैं पढ़ने के लिए, तालीमी इदारों के इर्द गिर्द चाय खानों का एक रिवाज बहुत ज़्यादा बन गया है। पहले शीशा कैफ़े थे, अल्लाह का शुक्र है हमने वो शीशा कैफ़े पूरे पाकिस्तान में बंद करवाए, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन पे। और अब वो चाय खाने जो बन रहे हैं उसमें आप देखें बच्चा जाता है, बच्चा वेप इस्तेमाल करता है, बच्चा ड्रग इस्तेमाल करता है, और अक्सर चाय खाने वालों के साथ बच्चों की लड़ाई रहती है। तो ये वो साइंस हैं जो आप वालिदैन को करने चाहिए। हफ्ते में एक बार वालिदैन बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल में बात करें, बच्चों को ये बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 दोस्त और कम से कम 2 दोस्त का इंतखाब करें, ज़्यादा दोस्त ना बनाएं। उन वालिदैन के उस दोस्त की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और आपकी इन्फॉर्मेशन उसके वालिदैन के। अब आप आ जाते हैं आपका दूसरा सवाल कि गवर्नमेंट ने टैक्स भी इंक्रीज़ किया। गवर्नमेंट ने पिछले साल, जो मेरे पास अदाद-ओ-शुमार हैं, तकरीबन 280-70 अरब रुपया का टैक्स, जो इसलिए कि गवर्नमेंट ने टैक्स को बढ़ाया कि लोग इसकी तरफ कम आए। लेकिन टैक्सेशन को बढ़ाने के बावजूद हमारे यहाँ अवेयरनेस कैंपेन नहीं है, हमारे यहाँ प्रिवेंशन के वो टूल्स नहीं हम अडॉप्ट करते। हमें चाहिए कि देखें हमारे पास लॉ मौजूद है, टोबैको कंट्रोल एक्ट, लेकिन उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब वो टोबैको कंट्रोल एक्ट 500 या 1000 रुपया पनिशमेंट देना या 2000 पनिशमेंट देना, अब उससे बात आगे बढ़ गई है। अब हमें उस कानून में भी थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी चाहिए, नई चीज़ें लेके आनी चाहिए। जिस तरह वेप आ गई, निकोटीन पैचेस आ गए, मसनूई निकोटीन आ गई, ई सिगरेट आ गया, इन सब चीज़ों को उस लॉ का हिस्सा बनाना चाहिए। देखिए कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी माशरा, कोई भी सोसाइटी, ये कोई नहीं चाहेगी हमारा माहौल ख़राब हो, हमारी नई नस्ल ख़राब हो। यही वो नई नस्ल है जो हमारे आने वाले मुस्तकबिल की मामार है हमारी। अब अगर मैं आपके प्रोग्राम की वसात से, जो ड्रग्स एडिक्शन के अदाद-ओ-शुमार हैं वो तकरीबन 2013 का जो सर्वे है गवर्नमेंट का, नेशनल सर्वे से बोलते हैं, 2013 में उसको पब्लिश किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स एंड UNODC, 6.7 मिलियन यानी 67 लाख लोग नशा करते हैं। और उसमें यह कहा गया कि 0.5% का आप हर साल इजाफा कर लें। बीइंग एज ए एक्सपर्ट मैं अब कह सकता हूं कि पाकिस्तान में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ बंदा नशा कर रहा है। और उसकी बुनियादी वजूहत, उसमें ज़्यादा अक्सरियत नौजवानों की, जिस तरह WHO ने बताया कि 13 साल से 15 साल के लोग जो हैं वो ज़्यादा ये ई सिगरेट, वेपिंग और इस स्मोकिंग की तरफ आ रहे हैं। इसी तरह जो एज ब्रैकेट थी एडिक्शन में भी, वो भी अब कम हो गई। अब वो 13 साल का बच्चा आइस का इस्तेमाल कर रहा है, 14 साल का बच्चा आइस का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं, देखें हमने मिल के काम करना है। सोसाइटी का जो माशरे के अंदर, माशरे की बेहतरी तब आएगी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने मिल के इनको संवारना है। जब ये चीज़ें संवरेंगी हमारा माशरा बेहतर होगा, माशरे में खुशहाली आएगी, बेहतरी होगी। ये वो चीज़ें हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करते। हमारा जो अपना रोल है एज ए पेरेंट्स का, हमारा इंडिविजुअल, हमारा टीचर का रोल क्या है। टीचर को पता होता है मेरा बच्चा क्लास में सिगरेट पी रहा है, टीचर को पता है कि मेरा बच्चा क्लास में उसमें बिहेवियर चेंजिंग है, वो लेट आता है, वो पढ़ता नहीं, एग्जाम नहीं देता, नंबर नहीं हासिल कर सकता। लेकिन हम चीज़ों पे पर्दा डालते हैं। तालीम के साथ तरबियत, तरबियत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो हमने अपने पल्ले बांधनी है। हमने वो चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। देखिए प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा स्मोकिंग भी है और एडिक्शन भी है। हमने इन चीज़ों को रोकने के लिए एक जामे और कम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब, और हमारी आपसे कि ये तजावीज़ देने का, स्ट्रेटजीज़ फ़राहम करने का जो सिलसिला है इसको जारी रखिए, और इसी मेहनत के साथ, इसी अज़्म के साथ कि हमें इसको कम से कम सतह पर लाना है। बहुत शुक्रिया। आप बात करें सूबे पाकिस्तान में और तंबाकू नोशी के हवाले से जितने भी पैगामात हैं उसमें सबसे अहम चीज़ यही है कि जान है तो जहान है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बिल्कुल जनाब, आज 31 मई है, वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। तो आज के दिन के हवाले से मज़ीद आपके साथ अपडेट्स शेयर कर देते हैं। आज मारूफ गुलकार इनायत हुसैन भट्टी की बरसी है, 25वीं बरसी है, और हमसे बिछड़े उनको 25 बरस गुजर चुके हैं। कितने ही गीत हैं, कितने ही गीत हैं। अगर ख़ास तौर पर जिक्र किया जाता है पंजाबी गीत का, तो सबसे पहले जहन में आने वाले नामों में से एक नाम है इनायत हुसैन भट्टी का। सिर्फ गुलकार नहीं थे बल्कि सैकड़ों फिल्मों में उन्होंने अदाकारी भी की, हिदायतकारी भी की, स्टेज पर भी परफॉर्म किया, बराह रास्त सिंगिंग भी की और प्लेबैक सिंगिंग भी की। तो ये तमाम तर पहलू जो एक शख्सियत में है, एक हमाजहत शख्सियत,
पंजाबी खासतौर पर सूफी कलाम की गायकी के हवाले से मुनफरद नाम रखते हैं इनायत हुसैन भट्टी साहब। बिल्कुल जनाब, 71 बरस की उम्र में वो इस जहान पानी से कूच कर गए, लेकिन आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनका काम आज भी फिल्म इंडस्ट्री में और पाकिस्तान में सराहा जाता है, उसको याद किया जाता है। और ऐसा ही होता है रिजवान कि जब हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस किसी भी फील्ड में ऐसी होती हैं कि उसको याद रखा जा सके, वो वैल्यूएबल होती हैं या हमारी सिंसियर एफर्ट्स होती हैं, तो हम वहाँ पे मौजूद ना भी हों फिर भी हम वहाँ पे मौजूद रहते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, आज के दिन के हवाले से मजीद अपडेट्स भी शेयर करेंगे जी। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे सुबह पाकिस्तान में। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। अब रुख करते हैं खेलों के मैदान का, और खेलों के मैदान में लड़कियां पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। PNSC सॉफ्ट बॉल चैम्पियनशिप के हवाले से हम बात करें, जिसके मैचेस कल से यानी कि 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। कराची में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है और इसमें पाकिस्तान के 4 सूबों की नुमाइंदगी कर रही हैं ख़वातीन। सॉफ्ट बॉल टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट बॉल के फ्यूचर के हवाले से पूल भी तरतीब दिया जाएगा। जो बेहतरीन खिलाड़ी होंगी वो उनको नेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिलेगा। हम देखते हैं कि इस हवाले से हमने बात भी की पाकिस्तान सॉफ्ट बॉल फेडरेशन के सरबराह से। आज हम बात करेंगे सॉफ्ट बॉल खेलने वाली खिलाड़ियों से। मरसलीन परवेज़ और दुरे नायाब ने हमें ज्वाइन किया है। मरसलीन परवेज़ जो कि कप्तान है सिंध की, और बलूचिस्तान की जो कप्तान है वो हैं दुरे नायाब, हमें दोनों ने ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले तो आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरसलीन और दुरे नायाब। मरसलीन, मैं आपसे जानना चाहूँगी ये कितना इम्पोर्टेंट इवेंट है आपके लिए पर्सनली भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी? बेसिकली अस्सलाम वालेकुम। वाकई में ये इवेंट बहुत ज़्यादा एक स्पेशल इवेंट है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सीखने को चीज़ों को मिल रहा है। और दूसरी बात ये, हम बहुत ज़्यादा जब एक दूसरे के साथ हम खेलते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किस चीज़ में कम हैं और किस चीज़ में हम अच्छे हैं। तो ये पर्सनली तौर पर ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इवेंट है, ताकि हमें पता चले कि हम और ज़्यादा कितना अच्छा कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और अगर हम मिलकर अगर बात करें तो वाकई में लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास मतलब कि ये गेम है कि हमें ये आगे किस तरह लेकर चलना है, बढ़ना किस तरह है। ये लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने घरों से निकल कर वो सॉफ्ट बॉल अगर खेलें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और ये इवेंट इसीलिए है ताकि लड़कियों को अवेयरनेस दी जाए, ताकि वो इस सॉफ्ट बॉल को और ज़्यादा खेलने वाली हों। बिल्कुल सही। और दुरे नायाब, आपसे जानना चाहेंगे कि बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करना, बलूचिस्तान की टीम का हिस्सा बनना एक कितनी बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। फिर हम देखते हैं कि और बहुत सारे खेल हैं, सॉफ्ट बॉल का इंतखाब ही क्यों? अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है। मैं 4 साल से बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि मैं अपने बलूचिस्तान को एज अ प्लेयर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सही, और ये बहुत फ़ख्र की बात है कि आप एज अ प्लेयर, एज अ खातून जो है अपने सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मरसलीन, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सॉफ्ट बॉल चैम्पियनशिप है PNSC, कब से आपने अपनी लाइफ में जो है इस चीज़ की तरफ आई, आपने खेलना शुरू किया? बचपन में क्या स्कूल में खेलती थी और फिर प्रोफेशनली कब स्टार्ट किया? किसने आपको मोटिवेट किया? मुझे जो है मैंने ये स्कूल से स्पोर्ट्स में, मैं स्कूल टाइम में जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब से आई। और मैंने फ़र्स्ट जो गेम खेला था वो मेरा हॉकी था, पर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा इंटरेस्ट जो था वो सॉफ्ट बॉल में आ गया। और जब मैं कॉलेज में आई तब मैंने जब इस इवेंट को देखा, मुझे बेसिकली ये 7 साल हो चुके हैं सॉफ्ट बॉल को खेलते हुए, तो फिर उससे मेरा आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट और बढ़ता गया और फिर मैं प्रोफेशनल तौर पर इस फील्ड में आ गई। दुरे नायाब, आपका रोल क्या है टीम में, बलूचिस्तान की टीम में? आप अच्छी पिचर हैं, बैटर हैं, रनर अच्छी हैं, ऑलराउंडर हैं, क्या ख़ास स्पेशलिटी है आपकी? सर वैसे तो मैं ऑलराउंडर हूँ, लेकिन सॉफ्ट बॉल में एज अ मैं सेकंड बेस पे फील्ड करती हूँ। सही। अच्छा दुरे नायाब, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि आपका सफ़र कब शुरू हुआ, आपने किसको देख के इंस्पिरेशन हासिल की और सॉफ्ट बॉल की तरफ आई?
सर हमने तो वैसे ये बलूचिस्तान में तो ये गेम पहले इन नहीं था, हम लोग ने बचपन से ही क्रिकेट खेला है, लेकिन जैसे जैसे हमने सॉफ्ट बॉल देखा है ऐसे ही हमें काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग ने सॉफ्ट बॉल में 4 साल पहले मैंने इन किया था और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता गया इसमें। बिल्कुल सही। तो मरसलीन, नेशनल लेवल पर जाने के लिए कितनी मेहनत दरकार है? ख़ासतौर पर अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, 4 सूबों की टीम्स हैं, फिर आने वाले वक्तों में जैसे फेडरेशन ने ऐलान किया है कि मज़ीद टीम्स भी शामिल की जाएंगी इन इवेंट्स में, तो कितना टफ कंपटीशन होता जा रहा है नेशनल लेवल पर खेलने के लिए? बहुत ज़्यादा टफ़ है क्योंकि सब टीम्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, सब अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, तो वाकई में ये बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है जब आपके सामने वाली टीम जो आपके जैसी आपको अगर मिले तो आपको और ज़्यादा अच्छा करना पड़ता है और आपको फिर वहाँ से पता चलता है कि आप और ज़्यादा कितनी अच्छी मेहनत कर सकते हैं। तो ये वाकई में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा अच्छा शानदार रहा कि हमें एक दूसरे को देख कर पता चल रहा है कि हम किस तरह और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और एक दूसरे से ये सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सही। अच्छा दुर्रे नायाब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब ये जो इवेंट है जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए कितनी मेहनत की, कितने टाइम से आप प्रैक्टिस कर रही हैं, कब से जो है और कितने घंटे रोज़ की देती है? क्योंकि मुझे लग रहा है रिजवान दुर्रे नायाब जो है ना ज़रा बोलती कम है, तो हम दुर्रे नायाब आपसे जानना चाहते हैं। खेलता ज़्यादा, वो बोलता कम है। क्या वाकई दुर्रे नायाब? पहले ये बताएं रिजवान के सवाल का जवाब, फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि ऐसा ही है कि जब ज़्यादा इंसान खेलता है तो बोलता कम है? जी बिल्कुल, जब हम अपने काम पे फोकस करते हैं तो हम बिल्कुल बोलते कम हैं। अब मेरे सवाल का जवाब दे दें कि कब से जो है आप कितनी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हैं इस इवेंट के लिए, कितने घंटे रोज़ प्रैक्टिस करती हैं ताकि कल जो इवेंट स्टार्ट हो रहा है उसमें अच्छा सा परफॉर्म करें? इस इवेंट के लिए हम लोग वैसे तो 1 मंथ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली हम लोग 1 मंथ से प्रैक्टिस कर रहे थे 2 से 3 घंटे। अच्छा दुर्रे नायाब, थोड़ा सा बता दीजिए कि आपको चारों टीमों में से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक टीम कौन सी लगती है, और अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपका कि आपकी मुखालिफ टीम की वजह से आप हारा हुआ मैच जीते हों या जीता हुआ मैच हार गए हों? सर वैसे तो मेरे ख्याल से तो केपीके हमारे लिए टफ चैलेंज था, लेकिन कल हमने अपनी परफॉर्मेंस से उनको भी हरा दिया है और उसके सामने हमारे लिए तो कोई टफ टीम और बाकी नहीं रही है। सही सही। मरसलीन, मैं अब आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि PNSC तो अब कल ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसके बाद किस इवेंट की तैयारियां हैं, किस इवेंट पे, किस ट्रॉफी पे आप लोग की नज़र है कि लड़कियां उस मैदान में भी जाएंगी और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगी, अपने सूबे का नाम रोशन करेंगी? बहुत सारे इवेंट्स हैं जो होते रहते हैं हमारे यहाँ पर, क्या नाम है, डिवीज़न इवेंट्स होते हैं, फिर कराची गेम्स होते हैं, नेशनल गेम्स होते हैं। तो लड़कियों के लिए यही है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आप करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर अपने घर से निकलें और क्या नाम है गेम्स में आएँ और फिज़िकली तौर पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके और इसमें आगे बढ़ने वाले हों। शुक्रिया मरसलीन और दुर्रे नायाब, आप दोनों का हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। आप इसी तरह से खेलती रहें, नाम रोशन करते रहें अपने सूबे का, अपने इलाके का और अल्टीमेटली पाकिस्तान का, और ख़ास तौर पर ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए, उनकी इंडिपेंडेंस के लिए जिस तरह से जो एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं उसका ये मुँह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। खेल के मैदान हो, तालीम का मैदान हो या फिर प्रोफेशनली बात की जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, उनसे इस्तिफ़ादा करने के लिए अब कुछ एफ़र्ट ख़ुद भी करना पड़ेगा। अच्छा रिजवान, ये बड़ा ज़रूरी है जिस तरह आपने कहा कि चाहे खेल का मैदान हो, तालीम का मैदान हो, ख़वातीन हर मैदान में आगे है और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और ऐसी ख़वातीन से बात करते हुए हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत से लड़कों को, बहुत सी लड़कियों को इंस्पिरेशन मिलती है कि हमने भी जो हमारी फील्ड है उसमें डिफरेंट डायनेमिक्स को एक्सप्लोर करना है और आगे बढ़ना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और इंस्पिरेशन की आपने बात किया तो सिर्फ खेल के मैदान में नहीं बल्कि हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी इंस्पिरेशंस मौजूद होती हैं कि दूसरों के लिए रोल मॉडल बन जाती है। एक पाकिस्तानी आज़म हज है, नाम है उनका आमिर हमीद, वो अब हज अदा करने के लिए हिजाज़ मुक़द्दस में मौजूद हैं और वहाँ पर उन्हें नकदी 9,000 रियाल और कुछ कीमती अशिया मिली। उन्होंने वो गुमशुदा अशिया वापस की और ईमानदारी की मिसाल कायम की। इतना ये रूह परवर और कितना शानदार एक मंजर है, एक वाक़या है
کہ حجاز مقدس میں موجود ہیں اور وہ نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان کی اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، تو انہوں نے جو یہ کارنامہ سر انجام دیا، اس پر ایک رپورٹ ہے۔ جی جناب، ہمارے پاس رپورٹ ہے جی رضوان عارف کی، آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جی اس وقت میں پاکستان حج مشن مکہ مکرمہ میں موجود ہوں، اور جس طرح یہاں پر عازمین حج جو ہیں وہ پاکستان کے سفیر بن کر آتے ہیں، اسی طرح ایک پاکستان کے جو رہائشی ہیں عازمین حج ہیں، انہوں نے یہاں پر ایک نیکی کا بہت بڑا کام کیا ہے۔ آئیے انہی کی زبانی پوچھتے ہیں کہ کہاں سے انہیں جو ہے کسی کا جو ہے وہ بیگ ملا، اس میں کیا کچھ چیزیں تھیں، اور انہوں نے کس طرح جو ہے ایمانداری سے اس بیگ کو جو ہے وہ واپس کیا۔ میں نے بیگ اٹھایا، میں نے کہا کسی حاجی کا پڑا ہوا کسی اور کے حوالے کریں گے، کوئی اور اٹھا کے لے جائے گا تو سیف ہینڈ میرے پہ ہے۔ انہوں نے میری ہیلپ یہ کی کہ انہوں نے سارا کچھ اس کا بیگ کھولا، اس کا پرس کھولا، اس میں سے اس کے پیسے چیک کیے کتنے تھے، اندر 9,000 تھے اس کے۔ تو اس طرح انہوں نے پھر آئی ڈی کارڈ دیکھا، آئی ڈی کارڈ سے انہوں نے، ان کے پاس آلریڈی کوئی ایپ ہوتی ہے، اسے اسکین کر کے انہوں نے پتہ چل گیا کہ یہ کس ہوٹل کے ہیں اور کس روم کے ہیں۔ پاکستان حج مشن کی جانب سے جو عازمین حج کے معاونین ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ جب یہ بھائی نے انہیں بیگ دیا تو ان کا آگے کیا پروسیجر ہے، انہوں نے کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو آگے مینیج کیا۔ یہ ایک انسیڈنٹ نہیں ہے، بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جہاں لوگوں کی چیزیں رکھ کے جاتے ہیں تو وہ پھر ہمیں یا جہاں سے بھی ملتی ہیں ہم انہیں ہینڈ اوور کراتے ہیں اور یہ انشور کرتے ہیں کہ وہ اس تک پہنچے۔ کارڈ تھا، اس نے دیکھا، اس کو اسکین کیا، پتہ لگ گیا کہ فلاں جگہ پہ بندہ ہے، اور اس کو پھر وہ کال کر کے پھر بلانا، اس کو وہ چیز دینا۔ تو الحمدللہ یہ ہماری ایک روٹین کی پریکٹس ہے اور ہم اس چیز کو مطلب ہم چیرش کرتے ہیں۔ معاونین حجاج ہیں پاکستان حج مشن کی جانب سے، وہ عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ جی جناب، ایک بہت ایماندار پاکستانی کی آپ نے کہانی سنی کہ کس طرح انہوں نے وہ چیزیں واپس کی جو ان کو ملی، اور یہی جو ہوتا ہے آپ کے ایمان کا امتحان تو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز ہم نے مد نظر رکھنی ہے، چاہے ہم ریلیجیس ٹورزم کی طرف جائیں، چاہے ہم خود وزٹ کرنے جائیں، کسی بھی ریزن سے ہم پاکستان سے باہر جائیں، ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کریں۔ آپ کے ایک چھوٹا سا ایکٹ ہوگا جو کہ آپ کے پورے ملک کا یا تو نام خراب کر سکتا ہے یا نام روشن کر سکتا ہے۔ اب ہم عازمین حج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور پاکستان کے عازمین حج مدینہ شریف مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں سے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت یہیں پر امیگریشن اور پھر اس کے بعد سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اب سہولیات کیا فراہم کی جا رہی ہیں؟ پاکستان حج مشن ڈائریکٹر سعودی عرب میں جناب عبدالوہاب سومرو صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بالکل جناب عبدالوہاب صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب تک کتنے عازمین حج سعودی عرب پہنچ چکے ہیں پاکستان سے؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اس وقت تک تقریباً 38,000 لوگ جو ہے وہ پلگرمز پہنچ چکے ہیں سعودی عربیہ میں۔ اگر میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں تو جو یہاں پہ تقریباً ہمارے 70,000 حاجی جو ہے وہ اس مرتبہ آئیں گے سرکاری اسکیم میں، اور تقریباً 90,000 حجاج آئیں گے پرائیویٹ اسکیم کے تحت۔ جہاں تک سرکاری اسکیم کا تعلق ہے تو سعودی عرب کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ 50% جو ہے حجاج کو جدہ میں لینڈ کرائیں اور مدینہ میں لینڈ کرائیں۔ تو جو ہماری انیشل لینڈنگ ہوتی ہے حجاج کی وہ مدینہ میں ہوتی ہے تقریباً 50% حجاج کی، اور پھر وہ مدینہ سے اپنے جو ہے نا کوئی 40 نمازیں پوری کر کے اس کے بعد وہ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں مدینہ سے۔ تو تقریباً مدینہ میں لینڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور اب جدہ سے جو ہے نا وہ لینڈنگ کی شروع ہو گئی ہے۔ یہ لوگ جدہ میں رہیں گے حج تک، حج مدینہ والے یہاں آ چکے ہوں گے، پھر جب حج ختم کے دن ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو مدینہ سے لوگ آئے تھے وہ جدہ سے واپس پاکستان جائیں گے، اور جو جدہ سے لوگ لینڈ کریں گے وہ حج کے بعد مدینہ جائیں گے، اور پھر مدینہ سے ان کی واپسی پاکستان میں ہوگی۔ بالکل صحیح۔ سومرو صاحب دیکھیں، اس مرتبہ کہا یہ جا رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ ایکسٹریم ویدر ہے، گرمی بہت زیادہ ہے۔ پاکستان حج مشن سعودی حکومت کے ساتھ مل کر، ان کی وزارت حج کے ساتھ مل کر حجاج کرام کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں کہ وہ محفوظ بھی رہیں اور عبادات بھی اچھے سے سر انجام کر سکیں؟ اچھا دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو جو 2-3 کمپوننٹس ہوتے ہیں مدینہ میں یا مکہ میں، اس میں ایک تو اکوموڈیشن ہوتی ہے، اکوموڈیشن ساری ایئر کنڈیشنڈ ہوتی ہے،
اور دوسری اپنی رہائشوں سے جو ہے حجاج کرام وہ حرم پاک جاتے ہیں نمازوں کی ادائیگی کے لیے، تو جو بسز ہوتی ہیں وہ بھی لیٹسٹ ماڈل ایئر کنڈیشن بسز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ حرم پاک میں جاتے ہیں تو حرم پاک میں ایک اپنا پورا نظام ہے گرمی کو کم کرنے کا، وہاں پہ فوارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا جو مسجد کے اندر ہے وہ ظاہر ایئر کنڈیشن ہے ساری، تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو ان کا ایکسپوجر ان دنوں میں کم ہوتا ہے، یعنی حج سے پہلے یا حج کے بعد والے دنوں میں کم ہوتا ہے ایکسپوجر ہیٹ سے، لیکن جو مشاعر کے دن ہوتے ہیں جن کو ہم 5 دن کہتے ہیں، 9 ذوالحجہ سے لے کے 12 ذوالحجہ تک، ان دنوں میں حاجیوں کو حد سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ویدر واقعی بہت ایکسٹریم ہے یہاں پہ، ان کو ہر وقت جو ہے نا پانی اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اور ان کو امبریلاز اپنا جو ہے ساتھ رکھنے چاہیے، کوشش کریں کہ وہ بسوں یا ٹرین میں جو بھی فیسلٹی ہمیں مشاعر میں ہے اس کے تھرو ٹریول کریں، اگر جمرات کرنا جاتے ہیں دہلی جاتے ہیں تو وہ بھی اس کے یعنی بسز کو یا ٹرینز کو استعمال کریں رادر دین واکنگ۔ ینگسٹر تو یہ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو ایجڈ اور ایلڈرلی لوگ ہیں، ایون وہاں پہ بھی جو واکنگ روٹ ہوتا ہے جمرات کی طرف جانے کا، وہ اس پہ بھی جو سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ فوارے وغیرہ انتظام کرتی ہے۔ اوورآل سعودی عربیہ کی طرف سے ہر قسم کی پریکاشنز اور انتظامات کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا منیمم جو آبجیکٹو مین آبجیکٹو ہوتا ہے وہ کسی قسم کی بھی کیجولٹی کو جو ہے وہ منیمائز کرنے کا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے حاجی کو پانی کافی پینا چاہیے، ان نیسیسریلی جو ہے وہ ایکسپوجر ہیٹ کا جو ہے نا وہ اوائڈ کرنا چاہیے، تو یہ احتیاط جو ہے وہ کرنے ان کے لیے لازمی ہے۔ صحیح سبرا صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اس دفعہ جو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں وہ ڈیفرنٹ بھی ہیں، کچھ اپ گریڈڈ بھی ہیں، اس میں ایپ بھی شامل ہے، اس میں کنیکٹیوٹی کا بھی جو ایشو ہے وہ بھی ریزالو کیا جا رہا ہے، یہاں سے سم بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح وہاں پہ آپ نے موسم کے حوالے سے بتایا، وہاں پہ عازمین حج کے لیے کون کون سی فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، خاص طور پہ ان ٹرمز آف ڈاکٹرز کے حوالے سے یا ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بات کریں، پھر خواتین جو ایلڈرلی خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے کیا کیا ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ پرسکون طریقے سے عبادت کر سکیں؟ بہت شکریہ۔ اصل میں آپ نے موقع دیا ہے تو میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں اس طرح سے جانا چاہوں گا کہ حج کی ایکٹیویٹی ویسے تو یہاں تقریباً 40-45 دن کی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے پلاننگ جو ہے وہ سارا سال جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ وہاں پہ بھی پاکستان میں بھی منسٹری آف ریلیجس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے، اور یہاں پہ پاکستان حج مشن جیسے ہی کسی سال کا حج ختم ہوتا ہے تو سعودی عربین گورنمنٹ جو ہے وہ کوٹا اناؤنس کر دیتی ہے۔ کوٹا اناؤنس کرنے کے بعد منسٹری آف ریلیجس افیئرز جو ہے وہ کیبنٹ سے سمری اپروو کرواتی ہے حج سرکاری اسکیم اور پرائیویٹ اسکیم کے تحت، اور اس کے بعد دونوں جو ہے پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر اپنی اپنی جو پلاننگ شروع کر دیتا ہے۔ تو جو یہاں پہ حجاج کرام آتے ہیں ان کے لیے تقریباً 1400 لوگ جو ہے وہ معاونین حج کے طور پہ آتے ہیں، جس میں 500 تقریباً ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ہوتے ہیں، اور 700 جو ہے وہ معاونین ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے ایک پورے بہترین جو ہے نا نظام کے تحت یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو پاکستان حج مشن کی جو پرائمری یہاں رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ حاجیوں کے لیے پروکیورمنٹ کرنی ہوتی ہے، اکاموڈیشن کی، بلڈنگز کی، اور جو ہے کیٹرنگ کی۔ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، مثال کے طور پہ مدینہ میں اگر آپ دیکھیں تو ہر کسی کی پریفرنس ہوتی ہے مسجد نبوی کے قریب رہنے کی، اور رنگ روڈ ہے ایک جس کو ہم مرکزیہ کہتے ہیں، اس کے اندر اگر آپ کی رہائش ہو تو آپ مرکزیہ میں ہوتے ہیں، اگر رنگ روڈ سے باہر کی رہائش ہو تو وہ نان مرکزیہ کہلاتا ہے۔ نان مرکزیہ میں بلڈنگز کی کوالٹی بہتر نہیں ہوتی، ڈیمولیشن کافی ہو چکی ہے مدینہ میں، تو ہماری پریفرنس کافی یہ ہوتی ہے کہ ان کو مرکزیہ میں ٹھہرایا جائے۔ تو الحمدللہ 2016 کے بعد اس سال ہم نے 100% حجاج کو 70,000 کو مرکزیہ میں جو ہے وہ اکوموڈیشن لے کے دی ہے۔ کوئی بھی حاجی ہمارا مرکزیہ سے باہر نہیں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی سے سارے تقریباً 500 میٹر میکسیمم کے واکنگ ڈسٹنس پہ ہوں گے، منیمم 100 میٹر واکنگ ڈسٹنس پہ ہوں گے۔
नंबर 1। नंबर 2, जो मक्का में होते हैं, मक्का में हमारी जो बिल्डिंग होती हैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं, जिसमें हम अजीज़िया कहते हैं जो मिना के करीब होता है, बत्ता कुरैश कहते हैं और हई नसीम कहते हैं। इन तीनों में 70,000 हुज्जाज की बेहतरीन बिल्डिंग्स में जो है वो अकोमोडेशन का इंतज़ाम करते हैं। फिर एक पूरी ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है जो 5 वक्त हुज्जाज कराम को हरम पाक लेके जाता है। बाकी इसमें मक्का में एक हॉस्पिटल मेन होती है हमारी और 9 डिस्पेंसरियाँ होती हैं, क्योंकि ये 70,000 हुज्जाज डिफरेंट सेक्टर्स में जो क्लस्टर्स हैं बिल्डिंग्स में उनमें डिवाइडेड होते हैं, तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जो डिस्पेंसरीज और ये होती हैं। हमारे पास तकरीबन 500 जो मेडिकल मिशन स्टाफ होता है, उसमें 1/3 डॉक्टर्स होते हैं, 2/3 पैरामेडिक स्टाफ जिसमें नर्सेज, फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं। बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है जिसमें एक्सरे, मॉडर्न लैब, डेंटल जो है वो ऑर्थोपेडिक, हार्ट के जो स्पेशलिस्ट हैं ये सारे होते हैं, वार्ड्स होते हैं। हमारे पास तकरीबन 18 एम्बुलेंसेज होती हैं यहाँ पे। हमारे पास जो कोस्टर्स होते हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे एक रूट बना हुआ होता है, इन सारी बिल्डिंग्स में जाते हैं, पेशेंट्स को ले आते हैं और हॉस्पिटल से उनको अपनी बिल्डिंग पर फिर ड्रॉप भी करते हैं। तो एक दवाइयाँ हमारे पास तकरीबन हर चीज़ की होती हैं, वो भी प्रोक्योरमेंट पाकिस्तान से होके सऊदी अरेबिया पहुंचती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सच किसी किस्म की शिकायत यहाँ पे उस तरह की नहीं होती। अगर हॉस्पिटल की जो अपने परव्यू से कोई केस बाहर जाता है तो सऊदी निज़ाम के तहत यहाँ के सारे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल, वो फिर लिंक्ड होते हैं। अगर कोई भी केस हमारे यहाँ डील नहीं हो सकता तो फिर उसको रेफ़र कर दिया जाता है और ये सारा इंश्योरेंस में कवर्ड होता है। हज की इंश्योरेंस में हाजी को अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और अब्दुल वहाब सुमरू साहब, हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह इस दफ़ा इंतज़ामात बड़े ज़बरदस्त और बड़े शानदार हैं। राब्ते के हवाले से जैसे महानूर ने आपसे सवाल किया था, अब वो 9 ज़िलहज से 12 ज़िलहज अरकान हज के दिन होते हैं, वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, एक्टिविटी सारी की सारी बाहर होती है। उस हवाले से क्या इक़दामात किए गए हैं, क्या इंतज़ामात किए गए हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिलाय करते हैं कि वो फिज़िकली कनेक्ट कर सकें, बात कर सकें, उनकी शिकायत सुनी जा सके, या फिर वो जो चाह रहे हैं वैसे इंतज़ामात किए जा सके। तो उसके लिए मुआवनीन की ख़ास तौर पर ट्रेनिंग करवाई गई है, क्या प्लानिंग है? जी, अगर आप इस वक्त हम वीडियो पे बात कर रहे हैं, अगर मेरे सामने या स्क्रीन पे इस वक्त नक्शा भी होता मिना का तो मैं आपको गाइड करता। हमने मिना में जो है अपने हुज्जाज कराम के लिए जो इस मरतबा स्पेस लिया है वो भी अच्छा, इस हज में मैं पहले आपको बता दूं बहुत सारी फर्स्ट चीज़ें हैं। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि मदीना में हमने 100% अकोमोडेशन ली है। इस मरतबा मिना में ज़्यादा तकरीबन सारे ही हुज्जाज ट्रेन के ज़रिए सफ़र करेंगे। अपना अगर अरफात जाना हो, मुज़दलिफ़ा जाना हो या जबरात जाना हो। इसी तरह पाकिस्तान से हाजियों को एक स्टैंडर्ड बैग दिया गया है इस मरतबा, जिसमें हाजी का सामान बहुत दूर से पहचाना जाता है, पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ है। इस मरतबा हमने लोगों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना 2 बेडरूम या 3 बेडरूम की सहूलत भी दी है। ये पहले नहीं था। अब हाजी थोड़ी सी पेमेंट के साथ अपना रूम ले सकता है जहाँ पे 2 बंदे या 3 बंदे या 4 बंदे रह सकते हैं। इस मरतबा हमने उनके लिए जो सिमें हैं वो भी पाकिस्तान से यूफोन के साथ ताउन करके उनसे दिलवाई हैं। यानी हाजी को अपने घर से रवाना होने से पहले ही उसका सिम, उसका नंबर, फ़ोन नंबर जो है वो उनके घर वालों के पास था। उस पर व्हाट्सएप की कॉल, वैसे तो सऊदी अरेबिया की अगर आप लोकल सिम लेंगे तो उससे व्हाट्सएप की कॉल नहीं हो सकती, लेकिन इस सिम के थ्रू वो अपने प्यारों से, घर वालों से जैसे ही लैंड करेंगे रब्ता कर सकते हैं। उसमें ठीक ठाक 8 GB का जो है वो पैकेज दिया गया है। बिल्डिंग्स में वाईफाई होती हैं। इवन मिना में भी जब वो होंगे तो कभी कभार, चूँकि आपको पता है मिना में तकरीबन 20 से 24 लाख लोग मौजूद होते हैं, तो कभी कभार कोई हो सकता है कि नेटवर्क में कोई ख़राबी आ जाए। अदरवाइज़ वो सारा दिन, ये 5 दिन अपने लोगों के साथ वहाँ से राब्ते कर सकेंगे। और इसके अलावा जो है, जो मिना के हमने जो टेंट्स या कैंप सेलेक्ट किए हैं
वो सारे मेन रोड पे है। यानी अगर मेरे नज़दीक हाजी चाहे भी तो गुम नहीं हो सकता, क्योंकि वो सड़क या तो अरफात की तरफ जाती है एक साइड पे, या मुज़दलिफ़ा की तरफ, और दूसरी साइड पे वो जमरात की तरफ जाती है। तो और दूसरे ये जो हमारे 1400 मुआवनीन होते हैं, ये फिर 5 दिन जो है मिना में मुख्तलिफ एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे अलॉन्ग द रूट इन टेंट्स जो है वो उनकी सबकी मुख्तलिफ ड्यूटीज़ होती हैं, ताकि हम अपनी जो सर्विस प्रोवाइडर है उस पर भी नज़र रख सकें कि बेड्स की तादाद पूरी थी, कूलर काम सही कर रहे हैं, पानी ख़त्म नहीं हो रहा, टॉयलेट्स ठीक हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई हाजी जो है वो किसी ऐसी रूट पे पहुंच गया है एग्ज़िट पे जहां से वो बाहर निकलेगा तो उसके गुम होने के चांसेस होंगे, तो वहां पे भी मावनीन होते हैं जो उसको गाइड करते हैं कि हाजी साहब आप इस तरफ से ना जाएं, ये वाला आपका रास्ता है। तो हत्तुल इम्कान कोशिश होती है हमारी, लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जो मशायर के 5 दिन होते हैं उसका इंतज़ाम टोटल सऊदी अरब की गवर्नमेंट के हाथ में होता है। हम वहाँ पे सिर्फ हाजियों की इस तरह से मुआवनत करते हैं कि उनको गाइड करते हैं और अपने सर्विस प्रोवाइडर से ताउन करते हैं या चेक रखते हैं कि जी हमारे हाजी को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। ये भी मैं बताता चलूँ कि शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मिना में जब स्पेस मिलता है तो पर हाजी 1 स्क्वायर मीटर स्पेस मिलता है, और इसमें से सर्विसेज का स्पेस निकाल के 0.95 स्क्वायर मीटर जो है हर हाजी को होता है। तो कभी कभार लोग शिकायत करते हैं कि जी बेड के साथ बेड जुड़ा हुआ था। यही मिना की खुसूसियत है, अनलेस कि आप ए या बी कैटेगरी में जाएं। जो डी कैटेगरी का हमारा हज होता है वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए होता है जो कम इनकम वाले लोग होते हैं, और इसलिए डी का होता है कि वो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। इवन स्पेस ए या बी कैटेगरी में भी इतना ही मिलता है पर हाजी को, यानी बेड के दरमियान किसी का भी स्पेस किसी मकतब में ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ दूसरी फैसिलिटीज़ ए बी सी डी पैकेजेस में फ़र्क होती हैं। तो चूँकि हाजी जब मक्का से एक एयर कंडीशन बिल्डिंग से निकल के मिना में जाता है तो वो थोड़ी सी जो है ना वो एंटी क्लाइमेक्स उसके लिए हो जाती है कि अचानक से एक टेंट के अंदर 16 लोग जो होते हैं वो साथ साथ बेड लगे हुए होते हैं उनके, तो 1-2 दिन उनके वहाँ पे यानी लग जाते हैं रिकनसाइल करने में, उसके बाद वो यूज्ड हो जाते हैं। तो अगर हम कभी कभार कंप्लेंट्स का रेशो भी देखें तो प्री हज हाजी की कंप्लेंट ज़्यादा होती है, पोस्ट हज हाजी की कंप्लेंट कम हो जाती है, क्योंकि जब उसको मशायर का एक्सपोजर मिलता है तो फिर वो कहता है कि यार हम तो जन्नत में रह रहे थे और बहुत सुकून से अपनी बिल्डिंग्स में रह रहे थे। नेवरदलेस जो यूफोन की जो सिम है उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हज ने एक एलाबोरेट जो है ना वो ऐप डेवलप की है जिसमें हाजी अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करती हैं, वो डिफरेंट मराइल से गुजरती हुई लोगों तक पहुंचती हैं। पहले उसके नियरेस्ट जो इंचार्ज होगा उस तक पहुंचेगी, वहां से रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर आगे तक जाती है और वो रोज़ाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग होती है उनकी कंप्लेंट्स की। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जो हमारे बस में ही नहीं होती, तो वो फिर हम हाजी को बताने की भी कोशिश करते हैं या इनवैलिड करते हैं। उसकी वजह यह है कि हाजियों की ट्रेनिंग में ज़्यादातर जो फोकस होता है वो इबादत पे होता है, जबकि मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से मामलात में ज़्यादा होना चाहिए। इस मरतबा मिनिस्ट्री ने उनको काफ़ी जो सऊदी अरब में मामलात होते हैं हज के दौरान सऊदी तालीमात के नतीजे में कि क्या हम वहाँ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, उस पर भी ट्रेनिंग दी है। लेकिन ओवरऑल अगर कंपेयर करें तो ये हज बहुत सारे हवालों से पिछले हजों से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें काफ़ी ये यूनिक इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और इन इनिशिएटिव का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। अगले हजों में हम और मज़ीद इसको बेहतर करेंगे। हम किस तरह से देखते हैं ओवरऑल हज की कामयाबी? अगर 70,000 हाजी आए हैं तो मिसाल के तौर पे कितनी कंप्लेंट्स परसेंटेज कंप्लेंट्स आई? क्या 500 हाजियों ने कंप्लेंट की, 1,000 ने कंप्लेंट की? उसूलन तो नहीं होनी चाहिए लेकिन कुछ अनअवॉइडेबल होती है। तो अगर 99% हुज्जाज की से कंप्लेंट नहीं होती, 1 या 2% जो होते हैं तो उसको हम मेयार के तौर पे लेते हैं। तो हमारी ऑब्जेक्टिव हमारा होता है वो ये होता है कि कंप्लेंट्स को हर लिहाज से मिनिमाइज किया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब सुब्रो साहब, आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान हज सऊदी अरब मौजूद थे और वो जो आज़मीन हज को सऊदी अरब
में जो मौजूद हैं और जो जा रहे हैं उनको पाकिस्तान की जानिब से जो सहूलियात मुहैया की जा रही है उस हवाले से बात कर रहे थे। और इस दफ़ा रिजवान हम देख रहे हैं कि सहूलियात में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है। ख़ास तौर पे वो जो अबाया है उस पर पाकिस्तान का झंडा है, इसके साथ साथ जो लगेज बैग दिया जा रहा है उस पर पाकिस्तान का झंडा है, ताकि दूर से अगर आपको लग रहा है कि आप अपने काफिले से बिछड़ गए हैं, जिनके साथ आप आए हैं उनसे बिछड़ गए हैं, तो आप अपने मुल्क के लोगों को दूर से पहचान और बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो पहली दफ़ा किए गए हैं, यकीनी तौर पर बड़े शानदार उनके नताइज भी होंगे। और आने वाले हज के हवाले से आने वाले दिनों में जो हज होंगे आइंदा सालों में, उनमें बहुत सारी आसानियाँ भी पैदा की जा सकेंगी उन तमाम लोगों के लिए जो हिजाज़ मुक़द्दस जाना चाहते हैं, हज अदा करना चाहते हैं। तो अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। दौरे जदीद के तकाज़ों से नहीं बरती गफलत हमने। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नाम है हमारा, है हमारा जवान दुनिया में पहचान हमारी। ये है मेरा आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। अब बात करते हैं हमारी ज़िंदगी के मसाइल के हवाले से और ख़ास तौर पे हमारे मौशी मसाइल के हवाले से। जहां हम बात करते हैं कि इस्लाम एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है, तो वहां पे दीन इस्लाम ने हमें तजारत करना यानी कि कस्ब माश, और ख़ास तौर पे जो इस्लाम ने ज़ाब्ता बताया है तजारत का, उस हवाले से भी एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं। हम अक्सर औकात आज के दौर का इंसान कंफ्यूज भी होता है और सवाल भी ये करता है कि मैं कैसे फ़र्क तलाश करूं हलाल और हराम में, मैं कैसे काम करूं, मैं कैसे ज़रिया मौश कमाऊं कि कहीं मैं हराम के रास्ते पर ना जाऊं। और मुनाफा कितना होना चाहिए, ज़ख़ीरांदोज़ी के हवाले से जो इस्लामी तालीमात हैं वो मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से हमें बड़ा वाज़े ये चीज़ मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोसत से कबल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए तिजारत की, उनका माल लेकर गए, और फिर इससे कबल अपने चचा के साथ भी तिजारत के गर्ज से मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र भी किया। तो ताजर होना, तिजारत होना, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से करम नवाजी भी है। और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग अपना बिज़नेस कर रहे हैं, छोटे स्केल पर कर रहे हैं या बड़े स्केल पर कर रहे हैं, तो वो ताजिर हैं। तो अब तिजारत कैसे होनी चाहिए, कस्बे माश क्या है, कस्बे तो जो ज़ाब्ता तिजारत है वो क्या है, इस पर बात करेंगे हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल कादरी साहब से, जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लामा साहब, जैसे हमने जिक्र किया है कि अब कस्बे माश, ज़ाब्ता तिजारत, ये बहुत बड़ा सवाल है, सबको अपना मुनाफा चाहिए, इस्लाम की सवाल से क्या तालीमात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा दूसरा पारे में इरशाद फरमा के वअहल्लल्लाहुल बै, कि अल्लाह ताला ने बै को, तिजारत को हलाल करार दिया है। और ये जिस तरह आपने भी जिस तरफ इशारा फरमाया है कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, और हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के राउंड अबाउट 12 साल तक तिजारत आपने की है, और तिजारत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के लिए बरकत की दुआ भी इरशाद फरमाई है कि या रब्बल आलमीन तिजारत में बरकत अता फरमा। तो इसलिए बरकत देखने में भी आती है। और सबसे बेहतरीन ताजिर वो है कि जो दयानतदारी के साथ बै करता है। और लास्ट जो है ये भी कारोबार का हिस्सा है
کہ ہم صرف نفع کو دیکھیں اور نقصان کو نہ دیکھیں، ہر طرف جو ہے ہر پوائنٹ آف ویو سے تجارت کو دیکھا جا سکتا ہے، دیکھنا چاہیے کہ اس میں دھوکہ نہ ہو، کہ کوالٹی جیسی ہو ویسی بتائی جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں اسی چیز کا فقدان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں نکلے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے ایسی گندم بیچ رہا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اوپر خشک گندم نیچے گلی، اور آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں قسمیں اٹھا اٹھا کے سودا بیچ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے ڈھیر میں ہاتھ داخل کیا تو آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا، تو ارشاد فرمائے کہ قسمیں اٹھا اٹھا کے سودا تو بیچ رہے ہو، سے سودا تو بک جائے گا، برکت نہیں رہتی۔ اور آج اسی کا فقدان ہے، ہم رونا رو رہا ہے آج کا تاجر کہ پوری نہیں پڑتی۔ وجہ یہی ہے کہ ناجائز قسمیں، جو کوالٹی ہوتی ہے چیز کی وہ نہ بتانا، اور خراب چیز ہی جو ہے وہ آگے بیچ دینا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک بے برکتی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین تجارت کرنے والا قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ، جو سچا تاجر ہے۔ اور جو پھر حرام کا فرق کرے پھر تو اور کیا کہنے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ اے ابو ہریرہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک بندہ دور دراز کا سفر کر کے آئے اور اس کے بالوں کے اوپر ڈسٹ پڑی ہو، کپڑوں کے اوپر غبار پڑا ہو، اور حرم شریف میں آئے اور آ کر دعا کرے یا رب العالمین، یا ربی یا ربی یا ربی، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے اگر اس کا اوڑھنا، بچھونا، کھانا پینا حرام کا ہے؟ تو حلال کو ہمیں طلب کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے، اور یہی ریکوائرمنٹ ہے شریعت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب بھی کوئی چیز بیچی جائے دھوکہ نہ دیا جائے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے سے منع فرمایا۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ ایک صحابیہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں قریب بیٹھی ہیں، تو ایک بچے کو آواز دیتی ہیں کہ بیٹا آؤ میں تمہیں کچھ دوں، تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ بچہ آپ کے پاس آ جاتا تو آپ کیا دیتی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں کھجوریں ہیں، میں یہ دینے لگی تھی۔ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بلاتی جانسا دیتی اور دیتی کچھ نہ تو یہ جھوٹ ہوتا، اور جھوٹ کی پھر بے برکتی اور نحوستیں بھی ہیں۔ بے شک بے شک۔ علامہ صاحب، اب یہاں پہ جہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ منافع سب کو چاہیے ہوتا ہے، دین اسلام نے ایک طریقہ کار ہمیں بتا دیا کہ ہم نے دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب ایسے میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ منافع کتنے پرسنٹ، کتنا منافع ہم رکھ سکتے ہیں؟ اگر میں یہ کپ بیچ رہی ہوں تو مجھے اس پہ اپنا منافع کتنا رکھنا ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات ہم ڈبل قیمت بتاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو میرا منافع ہے، یہ تو میرا رائٹ ہے، یہ تو جھوٹ میں آئے گا ہی نہیں۔ تو اس کے حوالے سے دین اسلام کے کیا احکامات ہیں؟ فقہ نے اس کے اوپر ایک اصول بیان کر دیا ہے، ایک تو مارکیٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے نفع، اور دوسرا جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جو اگلے کا جنازہ ہی نکل جائے، پہنچ سے باہر ہو جائے، پہنچ سے باہر ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک پاکستان میں جو اصول چل رہا ہے یہ بہت ایک غلط طریقہ ہے کہ اگر ہم چکن کا ہی دیکھ لیں، ہم 1 کلومیٹر میں دیکھ لیں نا ریٹ تو سب کے ڈیفرنٹ، اگر 15 بیٹھے ہوئے ہیں دکاندار تو 15 ریٹس ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ پھلوں کا بھی ایسا، حالانکہ سب لے تو ایک جگہ سے ہی رہے ہیں، تو سب کے جو ریٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، بلکہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر بارگیننگ کی جائے نا، بھئی اتنا نہیں اتنا لے لو، کہتے ہیں بھئی لینا ہے تو لو، نہیں تو چھوڑ دو، ایسا نہیں۔ اصول یہ ہونا چاہیے کہ نہ تو لاس میں جائیں اور نہ اگلے کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں، جائز منافع لیا یہ جائز منافع۔ کوئی لمٹ بیان شریعت نے نہیں کیا اس میں کہ یہ اتنا اتنا ہونا چاہیے، کہ جس پہ ایگری کر جائیں اور وہ جائز بھی ہو تو مناسب ہے۔ زیادہ جو نفع ہے وہ جائز جتنا بنتا ہو اس ریشو، اس ایوریج سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے نرخ نامے جاری کیے جاتے ہیں، مختلف تاجر یونین بنی ہوتی ہیں۔ جی جی۔ اب ذمہ داری تاجروں پہ عائد ہوتی ہے کہ انہیں کتنا نفع کمانا ہے، کتنی ذخیرہ اندوزی کرنی ہے۔ آج اگر خدا نخواستہ یہ خبر نکل جائے کہیں سے کہ کوئی ایک چیز
اس کی شارٹیج ہو رہی ہے تو اس کی قیمت کئی گنا زیادہ وصول کی جاتی ہے اور پھر اس پہ اشتعال بھی دلایا جاتا ہے لوگوں کو کہ اگر آپ کی قوت خرید ہے تو خریدے، نہیں ہے تو جیسے آپ نے کہا. تو یہ والا اب یہاں پر کردار کیا آ جاتا ہے تاجر کا انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جتنے بھی تاجر یونینز ہیں ان کا؟ تو یہ امت مسلمان کی خیرخواہی کا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر غریب تک، ہر چھوٹے، ہر بڑے، ہر طبقے تک کے لوگوں تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنچیں. ذخیرہ اندوز کے بارے میں ویسے ہی بڑی جو ہے وہ اس کے بارے میں وعید ہے، ممانت آئی ہے، بلکہ لعنت کی گئی ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں پہ کہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں اور وہ زیادہ نفع کا موقع تلاش کرتے انہوں نے سیو کر رکھا ہے اپنے گوداموں کے اندر سودے کو. اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے قیامت کے دن نہ ملاقات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا، نظر رحمت نہیں کرے گا. ان میں ایک یہ ہے کہ جو تجارت میں ہیرا پھیری کرنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا قیامت کے دن. تو اب دیکھیں کمانے والا بھی یہ کہہ رہا ہے یار پوری نہیں پڑتی. پوری کیسے پڑے گی؟ جو اصول وضع کیے ہیں شریعت نے ان سے ہٹ کے ہم اپنا ایک جو لے کے نکل پڑتے ہیں زاویہ کہ وقتی لالچ، بالکل لالچ اور بہت زیادہ کمائی کی طرف پڑتے ہیں. تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ ایک طریقہ کا رکھا گیا ہے نا کہ بارگیننگ کر کے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سودا کر کے لے کے آتی ہیں نا. فار ایگزامپل 3000 کا ایک سوٹ ہے تو بارگیننگ کر کے کہتے ہیں میں نے بڑا اچھا کیا کہ میں 2000 کا لے آئی. تو جب شاپ کیپر آپس میں بات کرتے کہتے ہیں میں نے آدھ اب بھی کمائی کر لی. تو یہ ظلم ہے عوام کے اوپر. اتنا ایک رکھنا چاہیے جس سے عوام میں اب ایک بندہ ایک من چکن خریدتا ہے تو کیسے دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی ایک من چکن 40 کلو آپ کو ملے گا، اتنے وہ ریٹ طے ہے. جب وہ آتا ہے لینے کے لیے تو شاگرد کو وہ کہتا ہے، دکاندار کہتا ہے کہ تھوڑا سا پانی نہ مار دے. ہاں جی پانی مار دے. وہ جب ایک من چکن کے اوپر پانی پھینکا جاتا ہے 2 جگ 2 kg تو 2 kg اس کا وزن بڑھ جاتا. جب تولا جاتا ہے تو اس کو نہیں پتا چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، لینے والے کو، کسٹمر کو. اور یہ فروٹ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، سبزی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. یہ سوان ہر چیز میں ہی ایسا کر رہے ہیں اور یہ ناجائز ہے. بالکل. اب ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی، کچھ جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم باؤنڈ ہوتے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے. اب ہم یونیورسٹی گریجویٹس ہوتے ہیں، مارکیٹنگ کی فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک اصول ہوتا ہے کہ جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں اس کی برائی نہیں کرنی، جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کی برائی نہیں کرنی. ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہو، چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر ہو، اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے اس کی تعریف کی جاتی ہے. یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ اس کی جو غلط جگہ ہے وہ کیا ہے، اس کے لوپ ہولز کیا ہے، اس میں کمیاں کیا ہے. اب جب ہم ایک رخ آدھا سچ بولتے ہیں اور وہ ہماری نوکری بھی ہے اور وہ پوری دنیا میں ایک پریکٹس ہے ریگولر، تو کیا ہم تب بھی گناہ کے زمرے میں آ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، گناہ کے زمرے میں جو جاپان کیوں ترقی کر گیا ان سے پوچھا گیا نا، کہ جاپنیز سے پوچھا گیا بھی اتنی ترقی کا راز کیا ہے. انہوں نے 2-3 چیزیں بیان کی کہ اگر آپ بس سٹاپ پہ جاپان میں کسی جگہ کھڑے ہیں تو اگر گاڑی نے 8 بجے آنا تھا، آج 8:01 پہ آئیے تو آپ کی گاڑی خراب ہے. ہمارا وقت ہم اتنے پابند ہیں. ایک تو یہ. دوسرا انہوں نے کہا کہ آنیسٹ، ہم ایماندار ہیں. ایک ہمارے سیالکوٹ کے وہ آنر ہیں، فیکٹری آنر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا باس سے ہٹ کے نا ایک ورکر کو، چائنیز کو کہا کہ ان سے ہٹ کے نا میرے ساتھ کوئی مشینری پرچیز ہم کرتے ہیں آپ سے. تو اب کہتا ہے میں مالک سے بددیانتی نہیں کر سکتا. کہتے ہیں یہ ترقی کا راز ہے، ایمانداری، مالک کے ساتھ وفاداری اور وقت کی پابندی. یہ 2-3 چیزیں تو یہ ترقی، یہ اصول ہمارے اہل ایمان کے تھے، مسلمانوں کی یہ چیزیں تھی ساری. وہ دوسرے لوگ اس کے اوپر عمل کر کے تو دنیا کے اندر انہوں نے بڑا نام کما لیا. اب علامہ صاحب فیکٹرز اور بھی بہت سارے ہیں، جیسے مانور نے کہا کہ ہم بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر ہم پہ پابندیاں ہوتی ہیں. پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہمیں سروائیو کرنا ہے
کسی نے کاروبار کا آغاز کرنا ہے تو اس کے لیے مشکلات بھی آتی ہیں. پھر جس طرح سے مارکیٹ میں کمپٹیشن آ جاتا ہے وہاں پر سروائیو کرنا. پھر ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تجارت کر رہا ہے تو وہ اپنی تجارت کو بڑھائے. ایسے میں اب ان تمام اصولوں پر, بنیادی اصولوں پر کاربند رہنا کتنا مشکل ہے, اس کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اور اس پہ ایک چھوٹا سا کامنٹ آپ کے اینڈ پہ ریکوائرڈ ہوگا. اس میں یہی ہے کہ سب سے پہلے بندہ آنیسٹ مین ہو, ادارے کی برائی بھی نہ کی جائے اور اپنی پروڈکٹ کو بھی اچھا کیا جائے. ملاوٹ ہمارے معاشرے کا بڑا عظیم سور ہے, تقریباً ہر چیز میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہی ہے کہ قرآن و سنت کو فالو کیا جائے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ جھوٹ میں برکت نہیں, اس لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر فاجر ہوتے ہیں. فاجر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علل اعلان شریعت کی نافرمانی کرنے والے, جھوٹ بولنے والے. اور ہم بھی خریدنے والے بھی کتنے نادان ہوتے ہیں کہ ایک سبزی کل کی ہے, ایک آج کی فریش ہے, تو وہ ہم خود پوچھ رہے ہوتے ہیں بھی کل والی کا کیا ریٹ ہے, کہ آج کی جو ہے نا وہ 80 روپے کی کیجی ہے, اور جو کل والی ہے وہ 30 روپے میں لے جائیں. تو پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں صحیح ہے نا بھائی, مالک نے تو پھر کون سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بیان کرنے. ایسے ہی تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے آپ خود بھی تو تھوڑا سا ہماری انفرادی ذمہ داریاں بھی ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری کہ ہم نے تھوڑا سا اس پہ کرنا ہے. تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ سچ کا دامن بھی نہ چھوٹے, تھوڑے میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. برکت ہم اصل میں برکت نہیں چاہتے, ہم کثرت چاہتے ہیں. یعنی یہ نہیں چاہتے کہ ایک گاڑی میں ہی اللہ برکت دے دے, ایک فیکٹری میں, بلکہ ہم فیکٹریز چاہتے ہیں, 10 12 15 فیکٹریاں ہوں لیکن برکت نہیں چاہتے. بالکل, یہ بہت ضروری ہے کہ برکت کی طرف ہم برکت جائیں مانگنی اور چاہیے, سچ کے راستے پہ ہم جائیں. بہت شکریہ علامہ محمد اقبال قادری صاحب آپ کے وقت کا. اسی بات پہ پروگرام کا اختتام کریں گے کہ تھوڑا کمائیں, حلال کمائیں, تھوڑا کمائیں, محنت سے کمائیں, اور اپنے رزق میں, اپنے گھر میں, اپنے رشتوں میں برکت ڈالنے کی کوشش کریں. اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. صبح پاکستان میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.